हेलो गाइस, आ गया है हानली की जर्नी का नेक्स्ट पार्ट। तो अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लो, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो ये पार्ट भी ठीक वहीं से शुरू होता है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था। तो इस पार्ट की शुरुआत में मैदान में आग की कवों का ऐसा जमघट लगा जैसे पूरा आसमान ही आग का दरिया बन गया हो। तभी हानली की पीठ पर लगे बिजली वाले पंख थंडरस्टॉर्म विंग्स चमके और वो चांदी जैसी बिजली की चमक के साथ पलक झपकते ही हवा में ओझल हो गया। वो हरा कमीना दैत्य जब देखा कि उसकी जहरीली धुंध का गुड़ गोबर हो गया है तो पहले तो वो गुस्से में पागल हुआ, पर जैसे ही हानली गायब हुआ डर के मारे उसकी घीघी बंध गई। उस राक्षस ने तुरंत अपनी अंदरूनी शक्ति बाहर फेंकी और हाथ हिलाकर एक ऐसा जादू का जाल सा बुना जैसे कोई मकड़ी अपना शिकार फंसाने के लिए जाल बिछाती है। उसने अपने चारों तरफ 40 मीटर के घेरे में एक हरा जाल फैला दिया। तभी कड़कड़ाती बिजली के साथ हानली उस राक्षस के ठीक 10 मीटर पीछे प्रकट हुआ। वो हरा जाल थरथराया और लपककर हानली को लपेटे में लेने बढ़ा। पर हानली भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, उसने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसके शरीर से सुनहरी बिजली का जाल निकला और उस हरे जाल से जा भिड़ा। जैसे ही दोनों आपस में टकराए वो हरा जाल भाप बनकर उड़ गया। ये मंजर देख उस राक्षस के तो होशो हवास ठिकाने आ गए। उसकी आंखों के सामने मौत नाचने लगी और वो अपनी जान बचाकर वहां से रफू चक्कर होने की फिराक में भागा। ठीक उसी पल हान ली ने अपनी 3 रंगों वाली आग ट्राइफ्लेम फैन से वार किया। उस दैत्य ने अपने शरीर के चारों तरफ एक चमकती ढाल बनाई ताकि उस आग को तनी देर के लिए रोक सके और खुद पतली गली से निकल ले, पर उसकी किस्मत ही फूटी थी। एक जोरदार धमाका हुआ और वो 3 रंगों वाली रोशनी चारों तरफ फैल गई। एक अंधा कर देने वाला उजाला हुआ जिसने उस राक्षस को चारों तरफ से घेर लिया। फिर क्या था, वहां ऐसी दर्दनाक चीखें गूंजी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। देखते ही देखते वो राक्षस जलकर राख की ढेरी बन गया। अरे भाई, ये 3 रंगों वाली आग का पंखा ट्राइफ्लेम फैन तो वो चीज़ है जिससे बड़े बड़े दिग्गज डरते हैं, तो ये छुट भैया 8वें लेवल रैंक का राक्षस उसके सामने क्या खाक टिकता। ये नज़ारा देखकर उस नागिन जैसी औरत की तो रूह कांप गई। हालांकि वो उस मरे हुए राक्षस से थोड़ी ज्यादा ताकतवर थी, पर जब उसने देखा कि हानली ने उसके साथी को गाजर मूली की तरह काट दिया है तो उसे समझ आ गया कि अब उसकी भी शामत आने वाली है। उसने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया और अपने शरीर से लाल रोशनी निकाली और हजारों छोटी छोटी लाल नागिनों में बदलकर अलग अलग दिशाओं में फैल गई ताकि जान बच सके। हानली तनी देर के लिए चकराया, पर फिर उसके चेहरे पर एक बर्फीली मुस्कान आई। उसने अपनी आंखों में नीली रोशनी वाली ताकत स्पिरिचुअल आई डाली और उन हजारों नागिनों के बीच उसकी नज़र एक खास नागिन पर जाकर टिक गई। अपने पंख फड़फड़ाते ही वो फिर से गायब हो गया और पीछे बस बादलों की गड़गड़ाहट छोड़ गया। आसमान में चांदी जैसी बिजली चमकी और हानली ने कई बार इधर उधर टेलीपोर्ट होकर सीधा उस नागिन के ऊपर डेरा डाल दिया। वो ऊपर से उसे ऐसी बर्फीली नज़रों से देख रहा था जैसे यमराज अपना हिसाब मांग रहे हों। जब उस लाल नागिन ने देखा कि आफत उसके सिर पर खड़ी है तो उसने बिना सोचे समझे अपने मुंह से एक अंगूठे के बराबर का मोती बाहर फेंका। ये उसका बरसों की तपस्या से बनाया हुआ आग वाला गोला डीमन कोर था। हानली मुस्कुराया और उसने बड़े आराम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। एक कड़वाहट भरी आवाज आई और उसके हाथ से बैंगनी आग निकली जिसने एक विशाल हाथ का रूप ले लिया और उस मोती को जकड़ लिया। धमाके पर धमाके हुए, लाल और बैंगनी आग आपस में गुत्थम गुत्था हुई, पर अंत में सन्नाटा छा गया। बैंगनी हाथ ने उस मोती को पूरी तरह अपने काबू में कर लिया था। नीचे वो नागिन डर के मारे थर थर कांपने लगी और उसके शरीर की आग ठंडी पड़ने लगी। उसने पूरी जान लगाकर भागने की कोशिश की, पर हानली की आंखों में तो मौत की चमक थी। उसने अपने हाथों से एक जादू का इशारा किया और वो बैंगनी आग वाला बड़ा हाथ और भी विशाल हो गया। इससे पहले कि वो नागिन कहीं हिल पाती, उसे अपने पूरे शरीर पर एक कंपकपी महसूस हुई। उसे समझ आया कि बैंगनी रंग की ठंडी लहरों ने उसे जकड़ लिया है। वो कोई मामूली नागिन नहीं थी, 8वें लेवल रैंक की धुरंधर थी। पर उस ठंडी लहर ने उसे तनी देर के लिए सुस्त कर दिया और उतने में उस बड़े हाथ ने उसे दबोच लिया। लाचार होकर उसने अपने खून की आखिरी बूंद तक जलाकर एक आग का गोला फेंका, पर वो बैंगनी हाथ को बस एक पल के लिए ही रोक सका। धीरे धीरे बैंगनी बर्फ उस पर जमने लगी और उसकी रही सही आग भी बुझ गई। अब वो नागिन बर्फ के एक खूबसूरत बैंगनी टुकड़े में तब्दील हो चुकी थी जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। फिर वो बैंगनी हाथ गायब हो गया।
हान ली ने अपनी आस्तीन झटकी और सुनहरी तलवारें फ्लाइंग सोर्ड्स बाहर निकलीं, जिन्होंने उस जमी हुई नागिन को घेर लिया। एक चमक के साथ उस बर्फ के और नागिन के दसियों टुकड़े हो गए और उनमें से एक हरी रोशनी बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। हान ली तो कुंडली मारकर बैठा ही था। उसने तलवार चलाने की कला सोर्ड आर्ट का इस्तेमाल किया और उन सुनहरी तलवारों से बिजली की लहरें निकली, जिन्होंने उस हरी रोशनी को एक सुनहरी गेंद में कैद कर लिया। उसने एक काले पत्थर की बोतल निकाली और उस गेंद को उसके अंदर बंद करके संभाल लिया। तभी उस बर्फीली घाटी की नीली धुंध में से बाई याओई बाहर निकली। जो कुछ भी वहां हुआ था उसे देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसे लगा था कि उसे गायब हुए अभी थोड़ा वक्त ही हुआ है, पर इतनी देर में हान ली ने उन दो खतरनाक राक्षसों का काम तमाम कर दिया था। वो दोनों राक्षस इतने बलवान थे कि भले ही वो 8वें लेवल रैंक के थे, पर उनकी ताकत किसी मंजे हुए नेसेंट सोल वाले दिग्गज के बराबर थी। उन्होंने तो बाई याओई का शिकारियों की तरह पीछा करके उसकी नाक में दम कर रखा था। वो जानती थी कि हान ली बहुत ताकतवर है, पर इतनी आसानी से शिकार करते देख उसका कलेजा धक धक करने लगा। जब बाई याओई हक्की बक्की खड़ी थी, हान ली ने अपने पालतू कीड़ों, गोल्ड डिवोरिंग बीटल्स और उन बर्फ वाले कन खजूरों, 6 विंग्ड फ्रॉस्ट सेंटिपीड्स को इशारा किया और वो चुपचाप उसकी थैलियों में वापस चले गए। हान ली ने उसकी तरफ देखा और माथे पर बल डालकर बोला, कल्टीवेटर बाई, तुम्हारे शरीर में तो जहर बहुत बुरी तरह फैल गया है। बाई याओई ने होश संभालते हुए बड़ी नरमी से जवाब दिया, मुझे अंदाजा नहीं था कि उस राक्षस का जहर इतना खतरनाक होगा कि मेरी ढाल को भी गला देगा। शुक्र है कि मैंने जड़ी बूटी वाली गोली 100 ग्रासपिल खा ली थी। अब बस आधा दिन ध्यान लगाकर बैठूंगी तो जहर शरीर से बाहर निकाल दूंगी। हान ली मुस्कुराते हुए बोला, मैंने भी अभी अपनी गोलियों का काम पूरा किया है। अगर तुम तनिक पहले आ जाती तो शायद मैं बाहर ना निकल पाता। बाई याओई मुस्कुराकर बोली, इसका मतलब तो मेरी किस्मत बहुत बुलंद है। हान ली ने आसपास नजर दौड़ाई और बड़े अचरज से पूछा, फेरी बाई, ये दो बदले हुए रूप वाले राक्षस तुम्हें मिले कहाँ? तुमने तो कहा था कि इस इलाके में ऊंचे लेवल वाले राक्षस नहीं भटकते। ये सुनते ही बाई याओई का चेहरा उतर गया और वो घबराकर बोली, ये कहानी बहुत लंबी है, यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें लौटते हुए सब बताती हूँ। हान ली ने अपनी आंखें सिकोड़ी और बोला, क्या बात है, क्या और भी राक्षस आसपास डेरे डाले हुए हैं, और वो हैं कितने? बाई याओई ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, अगर बात सिर्फ गिनती की होती तो कोई बात थी, मुझे डर है कि हमारे नॉर्थ नाइट पैलेस पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। ये सुनकर हान ली का दिल तो धड़का, पर ऊपर से उसने खुद को बिल्कुल शांत रखा और सर हिलाकर बोला, तो फिर चलो वापस चलकर ही इसकी खबर देते हैं। वैसे भी तुम जहर की वजह से निढाल हो रही हो, क्या तुम चल पाओगी? अगर कहूँ तो मैं सहारा दे दूँ? बाई याओई ने खुश होकर कहा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी कल्टीवेटर हान। इसके बाद वो दोनों उस नीली धुंध में ओझल हो गए और वहां फिर से मौत जैसी खामोशी छा गई। 4 घंटे बीतने के बाद उस बर्फीली घाटी से एक नीली और चांदी जैसी रोशनी निकली और पलक झपकते ही आसमान के पार निकल गई। आधा दिन गुजरा ही था कि एक कोयले जैसा काला बादल आसमान में उमड़ा और उसने पूरी घाटी को ढक लिया। उस बादल के अंदर से किसी के फुफकारने की आवाज आई और बिजली कड़कने लगी। बर्फीली हवाएं चली और वो बादल भी गायब हो गया। कुछ दिनों बाद हान ली और बाई याओई वापस नॉर्थ नाइट पैलेस पहुंच गए और सीधा मास्टर आर्कटिक ड्रैगन के सामने पेश हुए। ये वही बड़ा कमरा था जहां हान ली पहले भी मिला था। सब सुनकर आर्कटिक ड्रैगन का चेहरा गुस्से में लाल हो गया और उसने त्योरियां चढ़ाकर पूछा, मास्टर सिस्टर बाई, क्या जो तुम कह रही हो वो 16 आने सच है? बाई याओई ने कड़े स्वर में कहा, इसमें रत्ती भर भी शक नहीं है। मैंने अपनी आंखों से मैरियट डीमन वैली के उस दिग्गज अज्योर बैक वुल्फ को देखा है। उसके साथ वो 2 8वें लेवल रैंक के राक्षस भी थे जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े थे, और वो इस बर्फीले समंदर के तो कतई नहीं थे। आर्कटिक ड्रैगन ने हान ली की तरफ बड़े मान सम्मान से देखा और बोला, इसका मतलब उन सब ने हाथ मिला लिया है और वो जल्द ही हमला करेंगे। भाई हान, हमारी बहन की जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत थक गए होगे। हमारे सबसे खास मेहमान घर जाकर आराम करो। हान ली बिना कुछ बोले खड़ा हो गया और मुड़कर चलने लगा, जैसे उसे वहां रुकने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाते जाते आर्कटिक ड्रैगन ने पीछे से आवाज दी, 2 दिन पहले वो 2 आज़ाद घूमने वाले दिग्गज भी आ गए हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। मुझे यकीन है तुम्हारी उनसे खूब जमेगी। हान ली ने बस धीरे से सर हिलाया और रोशनी की तरह वहां से ओझल हो गया। जब हान ली चला गया तो आर्कटिक ड्रैगन ने बाई याओई से बड़ी गंभीरता से कहा, बहन, महल के सभी दिग्गजों को तुरंत बुलावा भेजो। हमें इस पर गहरी बात करनी होगी, और सुनो, पहरेदारी भी दुगनी कर दो। बाई याओई ने सर झुकाया और अपने हाथ से एक संदेश भेजने वाला ताबीज साउंड ट्रांसमिशन टैलिस्मैन निकाला। इधर हान ली अपने कमरे की दूसरी मंजिल पर बैठा उन बातों को याद कर रहा था जो बाई याओई ने उसे रास्ते में बताई थीं।
जब हानली अपने दवाइयां बनाने में जुटा था, तब बाई यावी इलाके का चक्कर लगा रही थी और उसने देखा कि बड़े बड़े राक्षस गुप्त-चुप मीटिंग कर रहे हैं। वहां जमीन के और समंदर के दोनों तरफ के धुरंधर राक्षस मौजूद थे, जिनकी कमान वो भेड़िया, अज़्योर बैक वुल्फ और 2 सिरों वाला काला ड्रैगन संभाल रहे थे। इससे पहले कि वो उनकी पूरी बात सुन पाती, उसे देख लिया गया और उसे जान बचाकर भागना पड़ा। शायद उन राक्षसों को लगा कि 2 राक्षस ही उसे खत्म करने के लिए काफी हैं, इसलिए बाकी उसके पीछे नहीं आए। फिर उनके बीच घमासान युद्ध हुआ और एक छोटी सी गलती की वजह से उसे जहर चढ़ गया, जिसके बाद वो मदद के लिए हानली की तरफ भागी और अंत में हानली ने उन दोनों को चटनी बना दिया। हानली ऊपर से तो एकदम शांत दिख रहा था, पर उसके दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब शांति के दिन लद गए हैं। हनली को लगा था कि नॉर्थ नाइट पैलेस में भारी फेरबदल होगा, पर वहां तो बस कुछ एक्स्ट्रा गार्ड्स की तैनाती के अलावा सब पहले जैसा ही था। ऊपर से उसे बाई यावी की परछाई तक नहीं दिखी। लगा कि वो अपने कामों में फंसी है, पर हनली ने सोचा कि चलो अपना क्या जाता है, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। हनली की अब वो हालत थी कि जब तक कोई बहुत ही खतरनाक जगह ना हो या कोई सीधे डेटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का धुरंधर हाथ धोकर पीछे ना पड़ जाए, तब तक उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। इसीलिए उसने तय किया कि भले ही वो फालतू के पचड़ों से कोसों दूर रहता है, पर कुछ समय के लिए इसी सेक्ट में डेरा डालेगा। एक और बात थी, उसने मास्टर आर्कटिक ड्रैगन की डीटी ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की रुकावट यानी बॉटलनेक को तोड़ने में मदद करने की कसम जो खाई थी। सबसे कीमती तो वो बॉटलनेक तोड़ने वाली जादुई तकनीक, सीक्रेट टेक्निक थी जो आर्कटिक ड्रैगन ने उसे थमाई थी। हनली के हाथ बस आधा हिस्सा लगा था। उसे समझ आ गया था कि अगर इस पूरी विद्या की जड़ तक पहुंचना है तो खुद को इस खेल में झोंकना ही पड़ेगा। ये बात जानकर हनली का मन थोड़ा खट्टा हो गया। इसके अलावा जब तक उसे शुद्ध सूरज की आग का सत, प्योर सन फ्लेम एसेंस की खबर नहीं मिल जाती, वो पांव उखाड़ने को तैयार नहीं था। ये वही चीज थी जो लौटते सूरज का पानी, रिटर्निंग सन वाटर बनाने के काम आती थी। हनली ने फिर से हिडन स्क्रिप्चर्स हॉल के चक्कर काटे और अपने बचे हुए 2 दिन पूरी जानकारी छानने में लगा दिए, पर उसके हाथ बस गुड़ गोबर ही लगा, कुछ हाथ ना आया। हनली को पहले ही लग रहा था कि इतनी आसानी से ये मिल गया तो अचरज की बात होगी। इसके बाद उसने अपनी अस्थायी कोठरी में ही कुंडली मार ली और ऐसे ध्यान यानी कल्टीवेशन लगाने लगा जैसे वो उसका अपना घर हो। 1 महीना पलक झपकते ही बीत गया। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी, जिसे देखकर साफ लग रहा था कि ये आने वाले तूफान से पहले वाली शांति है। एक दिन हनली के ध्यान में तब खलल पड़ा जब एक औरत उससे मिलने आई। वो दिखने में बिल्कुल बाई याओई जैसी थी और उसकी कल्टीवेशन भी मंझले नेसेंट सोल लेवल के आखिरी पड़ाव पर थी, यानी बाई याओई से एक रत्ती ऊपर। हनली ने अपने हाथ पीछे बांधकर हैरानी के साथ उस औरत को ऊपर से नीचे तक निहारा और बोला, क्या तुम परी बाई की बड़ी बहन हो? बाई मैक्सिन ने बड़े ठंडे स्वर में जवाब दिया, बिल्कुल सही पहचाना। मैं इस महल की इनर पैलेस एल्डर हूँ और उन चुनिंदा लोगों में से हूँ जो बर्फ की आग पालते हैं। हनली की आंखों में एक चमक सी कौंधी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आर्कटिक ड्रैगन ने बताया था कि यहाँ 2 और धुरंधर हैं जो बर्फ की आग का खेल जानते हैं, तो तुम उनमें से एक हो। पर मुझे ये बताओ कि ये बात मुझे बताने का मतलब क्या है? वो औरत खूबसूरत तो बहुत थी, पर उसका चेहरा पत्थर की तरह कोरा और बेरुखा था। शायद ये उसकी बर्फीली विद्या का ही असर था। बाई मैक्सिन ने बड़ी बेरुखी से अपनी उंगली पर एक सफ़ेद आग जलाई और धीरे से बोली, बस यूं ही, सुना है कि हन की ताकत बड़े बड़े महारथियों को धूल चटा देती है और तुम्हारी बैंगनी आग भी बहुत नामी है। मेरा मन हुआ कि अपनी बर्फीली फीनिक्स की आग की तुलना तुम्हारी आग से करके देखूं। क्या कहती है तुम्हारी अक्ल? वो आग धुएं की लकीर जैसी थी और हवा में ऐसे नाच रही थी जैसे उसमें कोई दम ही ना हो। पर हनली तो खुद आग का खिलाड़ी था। उसे उस सफ़ेद लौ को देखकर ही खतरे की बू आ गई और उसका चेहरा भारी हो गया। हनली ने आसपास देखा और हंसकर बोला, ठीक है, मैंने भी इस महल की 3 बड़ी आग के चर्चे बहुत सुने हैं। चलो देखते हैं किसके हाथ में कितनी गर्मी है, पर यह मुकाबला होगा कैसे? बाई मैक्सिन ने एक फीकी मुस्कान के साथ अपनी उंगली की आग पर एक बर्फीली फूंक मारी और तपाक से बोली, मैं बस आग का दम देखना चाहती हूँ, तुमसे हाथ पैर चलाने का कोई इरादा नहीं है। वो सफ़ेद आग देखते ही देखते बड़ी हो गई और हवा में एक सफ़ेद अजगर बनकर हन ली की तरफ झपटी। हन ली ने माथे पर बल डाला और अपने हाथ हिलाकर हवा में कई आकृतियां, फॉर्मेशन बनाई जो पल भर में ओझल हो गईं। फिर उसने अपना मुंह खोलकर बैंगनी आग का एक गोला उगला जो एक नन्ही बैंगनी चिड़िया बनकर उस सफ़ेद अजगर से टकरा गई। दोनों एकटक देखने लगे कि आग का ये मेल क्या रंग लाता है।
जैसे ही सफ़ेद और बैंगनी आग भिड़ी, बिजली कड़कने जैसी आवाज़ हुई। पलक झपकते ही बैंगनी आग ने सफ़ेद आग को निगल लिया और उसे बुझाकर राख कर दिया। अब बस वो बैंगनी चिड़िया ही हवा में मंडरा रही थी। बाई मेक्सिन का चेहरा ये देखकर थोड़ा उतर गया। हन ली ने बड़े सुकून से हाथ हिलाया और वो चिड़िया वापस आग का गोला बनकर उसकी आस्तीन में समा गई। बाई मेक्सिन अब बिना लाग लपेट के बोली, तुम्हारी बैंगनी चोटी की आग, पर्पल एपेक्स फ्लेम्स, तो वाकई गजब है। अब मेरा कलेजा ठंडा हुआ। मेरे पीछे आओ। बाहर के वो 2 लोग जो बर्फ की आग संभालते हैं यहाँ पहुंच चुके हैं। मैं तुम्हें एल्डर के पास ले चलती हूँ, जहाँ सब इंतजार कर रहे हैं। हन ली ने एक टेढ़ी मुस्कान दी और बोला, तो ये बात थी। लगता है परी बाई को मुझ पर पूरा भरोसा नहीं था, इसलिए ये इम्तिहान लिया गया। बाई मेक्सिन ने बस सिर हिलाया और हवा में उड़ते हुए खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई। हन ली ने अपनी नाक फुजलाई। उसे थोड़ा अजीब तो लगा कि वो औरत खिड़की से आई और वहीं से रफू चक्कर हो गई, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो भी उसके पीछे पीछे उड़ चला। थोड़ी देर बाद दोनों मास्टर आर्कटिक ड्रैगन के दरबार में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक बहुत बड़ी कढ़ाई में जन्नत की बर्फ वाली आग, सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स, धधक रही थी और पास ही 4 धुरंधर चटाई बिछाई बैठे थे। आर्कटिक ड्रैगन एक नीले कपड़े वाले आदमी के बगल में बैठा था, जबकि एक बूढ़ी सफ़ेद बालों वाली औरत और एक मटमैले कपड़ों वाला साधु थोड़ा दूर बैठे थे। जैसे ही हन ली ने अंदर कदम रखा, सबकी आंखें उस पर टिक गईं। हन ली ने भी अपनी स्पिरिचुअल सेंस दौड़ाई। वो बुढ़िया तो हन ली जितनी ही ताकतवर थी, पर वो साधु उससे भी ऊपर मंझले नैसेंट सोल लेवल के शिखर पर था। हन ली ने आगे बढ़कर सबको सलाम किया और चुपचाप एक खाली चटाई पर बैठ गया। आर्कटिक ड्रैगन ने खुशी से झूमते हुए कहा, मैडम लॉन्ग, मास्टर मोजियू, ये कल्टिवेटर हन है। ये 5वें खिलाड़ी हैं जिनके पास बर्फीली आग है। आप सबकी मदद से मैं अपनी 100 साल की मेहनत को अंजाम दूंगा और अपनी तरक्की की रुकावट को तोड़ने की कोशिश करूंगा। वो बूढ़ी औरत पत्थर की मूरत बनी रही। शायद उसका मिजाज ही वैसा था, पर साधु ने हनली को देखकर एक मीठी मुस्कान दी। साधु ने बड़े शांत स्वर में पूछा, भाई हन, मैंने सुना है कि आप बर्फ वाली विद्या कल्टिवेशन नहीं करते, फिर भी इतनी खतरनाक आग कैसे काबू कर लेते हो? हनली ने सादगी से जवाब दिया, बस किस्मत का खेल समझिए, थोड़ा तुक्का लग गया। वो बुढ़िया अपनी जवान आवाज में खनकते हुए बोली, मैंने सुना है ये आग तुम्हारी अपनी ईजाद है। हजारों साल से किसी ने नई आग नहीं बनाई। क्या मुझे भी इसके दर्शन कराओगे? हनली उसकी जवान आवाज सुनकर हक्का बक्का रह गया। आर्कटिक ड्रैगन ने बात संभालते हुए कहा, अरे डरो मत, मैडम लॉन्ग ग्रीन विलो सेक्ट की बड़ी एल्डर हैं। उनकी विद्या ऐसी है कि उनकी आवाज हमेशा जवान रहती है। हन ली को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने सुंदर दिखने वाली औरतें तो बहुत देखी थी, पर आवाज को जवान रखने वाली कला पहली बार सुनी थी। उसे घूरते देख बुढ़िया ने फुफकारते हुए कहा, क्या हुआ? मेरी सेक्ट की विद्या पर कोई शक है क्या? हन ली ने झगड़ा मोल न लेने की ठानी और हंसते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो बस देख रहा था। मेरी आग अभी कच्ची है, आपकी आग से उसकी क्या तुलना। वो बुढ़िया बात वहीं छोड़ गई। तभी बाई मेक्सिन ने आर्कटिक ड्रैगन के कान में कुछ कहा। आर्कटिक ड्रैगन मुस्कुराया और गला साफ करके बोला, मैडम लॉन्ग और मास्टर मो जियू मेरे पुराने यार हैं। कल्टिवेटर हन का भी हमारे महल से गहरा नाता है। जीत के आसार भले ही 30% हों, पर मुझे ये जोखिम उठाना ही होगा। साधु ने चिंता जताते हुए कहा, भाई तुम्हारी उम्र ढल रही है वो तो ठीक है, पर रास्ते में हमने बहुत से खूंखार दानव देखे हैं जो इस टापू के पास जमा हो रहे हैं। ऐसे में ये सब करना क्या खतरे से खाली है? आर्कटिक ड्रैगन ने सीना ठोक कर कहा, तुम फिक्र न करो। अगर मैं तरक्की कर गया तो उन दानवों की शामत आ जाएगी, और अगर मैं ना रहा तो महल ने पहले ही इंतजाम कर रखा है। मेरे पीछे मेरा सेक्ट तबाह नहीं होगा। हन ली ने बीच में टोकते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की? जितनी जल्दी शुरू करें उतना अच्छा। आर्कटिक ड्रैगन ने खुशी से ताली बजाई और खड़ा होकर बोला, बहुत खूब। जब कोई ऐतराज नहीं है तो मेरे पीछे आओ, मैंने सारा तामझाम तैयार कर रखा है। हनली और उसकी पूरी टोली भी मास्टर आर्कटिक ड्रैगन को देखकर फुर्ती में खड़ी हो गई। उस नाटे बूढ़े बौने ने पहले तो कुछ कदम आगे बढ़ाए और मुंह ही मुंह में कोई मंत्र फूंकने लगा। इसके बाद उसने अपनी नीली जादुई सील, स्पेल सील से उस विशाल कढ़ाई पर जोरदार चोट करी। कढ़ाई में से गूंजने वाली आवाजें निकलने लगीं और वो नीली रोशनी से एकदम जगमगा उठी। देखते ही देखते वो कढ़ाई छोटी होकर मुट्ठी के बराबर रह गई और हवा में तैरने लगी। उस कढ़ाई के नीचे की जगह पर अचानक एक अजीब सा काला छेद उभरा, जिसमें से चमकीली शीशे जैसी सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती हुई दिखी। आर्कटिक ड्रैगन ने इशारा करके उस छोटी कढ़ाई को अपनी आस्तीन में समेटा और सबसे पहले नीचे की ओर बढ़ गया। उसके पीछे पीछे बाई मेंगशिन और वो अधेड़ उम्र का आदमी भी लग लिए। उस बूढ़ी औरत और सन्यासी ने एक दूसरे को ताका और फिर वे भी उनके पीछे हो लिए।
हनली ने कुछ देर तक अपनी आंखें सिकोड़कर उस छेद को देखा और फिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद ही उस अंधेरे रास्ते में रोशनी चमकने लगी। सबको साफ दिख रहा था कि वो रास्ता चारों तरफ से जमी हुई बर्फ से बना था। दीवारों पर अंडे के आकार के चांद जैसे पत्थर, मूनलाइट स्टोन्स, जड़े थे जिनसे निकलती रोशनी उस जगह को किसी परियों की कहानी जैसा सुंदर बना रही थी। करीब 300 मीटर नीचे उतरने के बाद सीढ़ियां खत्म हुईं और रास्ता सीधा हो गया। हालांकि ये तीनों बाहरी कल्टीवेटर पहली बार यहाँ आए थे, पर उनके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी। वे तो ऐसे चल रहे थे जैसे इस जगह को सालों से जानते हों। खाना खाने में जितना समय लगता है, बस उतनी ही देर में वे उस रास्ते से बाहर निकलकर एक बड़े हॉल में पहुंचे। वो हॉल साधारण जेड पत्थर से बना था और देखने में बहुत पुराना लगता था। लेकिन जैसे ही हनली और उसकी टोली ने हॉल के आखिरी छोर पर देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा पत्थर का सफेद दरवाजा खड़ा था। उस पर पुराने जमाने के निशान और ताबीज वाले अक्षर खुदे थे और रक्षा कवच स्पेल फॉर्मेशन की वजह से वो रह रहकर चमक रहा था। पर हनली को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था उस दरवाजे के सामने खड़े 7 कल्टीवेटर्स का झुंड। वे सब के सब नेसेंट सोल लेवल की ताकत रखते थे, जिनमें से ज्यादातर शुरुआती दौर में थे। बाई याओई भी उन सब के आगे ही खड़ी थी। हनली की पलकें झपकी और उसने अनजाने में ही अपनी टोली के दूसरों लोगों को देखा। उस गुट के 3 लोग तो शांत थे, पर सन्यासी और बूढ़ी औरत के माथे पर बल पड़ गए और उनकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी। सन्यासी ने घबराते हुए पूछा, कल्टीवेटर आर्कटिक ड्रैगन, आखिर ये सब कौन है? आर्कटिक ड्रैगन पीछे मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, आप परेशान न हो, ये इस महल के खास दिग्गज एल्डर्स हैं। स्पिरिट वॉइड हॉल के अंदर जो गहरी बर्फीली गुफा प्रोफाउंड येट केव है, उसमें जाने के लिए इनकी मदद लगेगी। मेरी कामयाबी की उम्मीद बढ़ाने के लिए इस हॉल की कड़ाके की ठंड बहुत ज़रूरी है। सन्यासी ने ताज्जुब में आकर पूछा, स्पिरिट वॉइड हॉल? ये सुनते ही उस पुराने आदमी की आंखें चमक उठी और हनली के चेहरे पर भी हलचल हुई। नीले कपड़े पहने उस अधेड़ आदमी ने मुस्कराकर कहा, बाहर आपने जो 3 स्पिरिट वॉइड हॉल देखे थे, उनके नाम भले एक हों, पर सबके अपने अपने राज हैं। ये गुफा उनमें से एक है और असली स्पिरिट वॉइड हॉल में घुसने का रास्ता यहीं से है। इसके अलावा ये तीनों हॉल एक ज़मीनी रास्ते पर जाकर मिलते हैं। हनली की नज़र उस आदमी पर पहले ही टिक गई थी। हालांकि आर्कटिक ड्रैगन ने उसका परिचय नहीं करवाया था, पर हनली जानता था कि ये वही नॉर्थ नाइट पैलेस का दिग्गज एल्डर है जो बर्फीली आग का इस्तेमाल करता है। उसका चेहरा तो आम सा था, पर दूसरों को देखते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेरुखी थी। उसी समय बाई याओई और बाकी लोग उनके स्वागत के लिए आगे आए। उन दिग्गजों में से एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उसने आर्कटिक ड्रैगन को सलाम करते हुए बोला, ग्रैंड एल्डर, क्या आपने सच में इस हॉल को खोलने की ठान ली है? क्या ये हमारे नियमों की धज्जियां उड़ाना नहीं है? हालांकि पुरानी पीढ़ियों ने इसे खोला था, पर यह सिर्फ तब हुआ था जब बर्बादी सिर पर खड़ी थी। ऊपर से आप इन बाहरी लोगों को इस पवित्र गुफा में ले जा रहे हैं जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। हनली ये देखकर सन्न रह गया कि एक मिड लेवल के नेसेंट सोल कल्टीवेटर होने के बावजूद वो आदमी आर्कटिक ड्रैगन जैसे ताकतवर शख्स से इतनी बदतमीजी से बात करने की हिम्मत कर रहा है। सिर्फ हनली ही नहीं, बल्कि वो बूढ़ी औरत और सन्यासी भी अजीब शक्ल बनाने लगे। जैसे उसे पहले से ही इस बात का पता था, आर्कटिक ड्रैगन ने धीरे से बोला, दिग्गजिए, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। हालांकि ये जगह मुसीबत में ही खोली जाती है, पर पुरखों ने ये कभी नहीं कहा कि इसे शांति के समय में नहीं खोल सकते। ऊपर से चेलों ने खबर दी है कि टापू के पास दानवों की टोली जमा हो रही है। इस हॉल को खोलने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और वैसे भी हम तीनों हॉल एक साथ नहीं खोल रहे। क्या तुम ये कह रहे हो कि मेरी ग्रैंड एल्डर वाली हैसियत काफ़ी नहीं है? उस सफ़ेद बालों वाले बूढ़े ने हनली और उसकी टोली पर अपनी नज़र घुमाई और अड़ते हुए बोला, चाहे जो भी हो, ये जगह हमारे गुट का प्रतिबंधित इलाका है। मुझे इन 3 बाहरी लोगों का अंदर जाना बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा। महल के रखवाले एल्डर होने के नाते मैं इस बात के खिलाफ हूँ। ये सुनते ही उन तीनों के माथे ठनक गए। बूढ़ी वारत ने तो गुस्से में अपनी नाक सिकोड़ ली। आर्कटिक ड्रैगन ने शांति से जवाब दिया, छोटे भाई, ये तुम्हारे पास रखवाली करने वाला खजाना ओवरसियर ट्रेजर है, इसलिए तुम मेरा फैसला टालने की ताकत तो रखते हो, पर अगर मैं गुट के 2/3 दिग्गजों को अपनी तरफ कर लूं तो तुम्हारी ये ना नुकुर धरी की धरी रह जाएगी। हनली ने उस खास खजाने का नाम सुनते ही अपनी भौएं चढ़ा ली। उसे हैरानी हुई कि आर्कटिक ड्रैगन जैसा बड़ा आदमी भी उस खजाने से थोड़ा डरा हुआ था। क्या वो कोई असली दैवीय खजाना, डिवाइन स्पिरिट ट्रेजर था, या उसकी नकल?
अगर ऐसा था तो एक मिड लेवल का बंदा भी लेट नेसेंट सोल वाले से टक्कर ले सकता था। साफ था कि उस बूढ़े के तार महल के किसी दूसरे धुरंधर गुट से जुड़े थे जो आर्कटिक ड्रैगन को चुनौती दे रहा था। सफेद बालों वाले बूढ़े का दिल बैठ गया। उसने अपना मुंह बनाया पर खुद को संभाले रखा। उसने कड़वाहट से बोला, मैं सोच ही रहा था कि छोटे भाई जिन और बाकी लोगों को बाहर क्यों भेजा गया है। आपने तो पहले से ही सारी बिसात बिछा रखी थी। अगर ऐसी बात है तो मैं बीच में नहीं आऊंगा। उम्मीद है कि आप अपनी शक्ति के अगले पड़ाव को पार कर लेंगे। मैं ऊपर जाकर पहरा देता हूं ताकि कोई दानव हमें दबोच ना ले। इतना कहकर वो बूढ़ा लंबे लंबे कदम भरता हुआ वापस उसी रास्ते की तरफ चला गया। आर्कटिक ड्रैगन ने उसे नहीं रोका और बस उसे ओझल होते हुए देखता रहा। नीले कपड़े वाले अधेड़ आदमी ने हुक्म दिया, छोटे भाइयों, सील खोलने की तैयारी करो। महल से दिग्गजों ने एक जैसे जेट के पेंडेंट बाहर निकाले और उन्हें हवा में उछाल दिया। हनली उन पेंडेंट को देखकर चौंक गया, पर उसने अपनी चेहरे पर हवा नहीं लगने दी। वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा हनली ने अपनी 10 दिनों की पढ़ाई के बाद आर्कटिक ड्रैगन को वापस किया था। उसने उस बौने की तरफ देखा, पर उसने अभी तक अपना पेंडेंट बाहर नहीं निकाला था। नीले कपड़े वाले आदमी की अगुवाई में सब ने मंत्र पढ़ने शुरू किए और वो पेंडेंट रोशनी से नहा गए। मंत्रों की असर से वो रोशनी हवा में ऊपर गई और देखते ही देखते एक रंग बिरंगी परछाई में बदल गई। वो परछाई एक दुबली पतली औरत की थी, जिसका चेहरा तो साफ नहीं था, पर उसकी आंखें रात के आसमान में सितारों जैसी चमक रही थीं। जैसे ही वो परछाई दिखी, आर्कटिक ड्रैगन समेत महल के सभी लोगों ने पूरी इज्जत के साथ सिर झुकाया। बाहरी तीनों समझ गए कि ये औरत शायद इस गुट की नींव रखने वाली कोई प्राचीन कल्टीवेटर रही होगी। लेकिन उस परछाई को देखकर हनली के होश उड़ गए। उसे लगा कि इस औरत का ताल्लुक स्कैटर्ड स्टार सीज के हेवन वॉइड हॉल से जरूर है। उसे पक्का यकीन हो गया कि इन दोनों जगहों में कोई गहरा रिश्ता है, क्योंकि बर्फीली आग, सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स भी दोनों जगहों पर मौजूद थी। अभी हनली ये सोच ही रहा था कि महल के लोगों ने अपनी ताकत से उस परछाई को पत्थर के दरवाजे की तरफ भेजा। जैसे ही उस परछाई ने दरवाजे को छुआ, वो फूट गई और उसकी रंगीन रोशनी गायब हो गई। उस विशाल दरवाजे पर लिखे अक्षर और चमक भी फीकी पड़ गई और उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। तभी जमीन जोर से हिली और दरवाजे के ऊपर से जेड के पेंडेंट बेजान होकर नीचे गिरने लगे। महल के कल्टीवेटर्स ने हाथ लहराकर फुर्ती से उन्हें वापस लपक लिया। ये देखकर आर्कटिक ड्रैगन मुस्कुराया। उसने आगे बढ़कर अपनी आस्तीन उस पत्थर के दरवाजे की तरफ झटकी। एक नीली धुंध और नीली हवा उस दरवाजे से टकराई और वो भारी दरवाजा बिना किसी शोर के आसानी से खुल गया। अंदर का नजारा दिखने से पहले ही आर्कटिक ड्रैगन पीछे हटा और जोर से चिल्लाया, सब लोग सावधान हो जाओ। अचानक अंदर से बिजली के कड़कने जैसी गूंज सुनाई दी और ढेरों जंगली जानवरों के दहाड़ने का शोर उठा। बर्फ की एक जोरदार आंधी बाहर की तरफ लपकी, जिसने हर चीज को सफेदी से ढक दिया। उस बर्फीली शक्ति के अंदर से बिजली जैसी आवाजें आ रही थीं। कमजोर कल्टीवेटर्स तो 1 मीटर पीछे जा गिरे, पर ताकतवर लोग अपने सुरक्षा कवच और खजानों के दम पर अपनी जगह जमे रहे। पूरा हॉल बर्फीली हवाओं से भर गया और सबकी सांसें अटक गईं। हान ली के शरीर से बैंगनी आग की लपटें क्या उठीं, मानो पूरे हॉल में उजाला हो गया। उसने उन बर्फीली हवाओं का ऐसा रास्ता रोका कि हवाएं उसके पास फटकने से भी कतराने लगीं। वो बर्फीली हवाएं जैसे ही हान ली के बदन को छूतीं, वैसे ही भाप बनकर उड़ जातीं। उसी पल हान ली ने अपनी तिरछी नजर घुमाकर देखा। पूरा हॉल बर्फ की चादर ओढ़े बैठा था, लेकिन ये जो बर्फीली आग के खिलाड़ी थे, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। बाय मेंगसीन ने सफेद आग का घेरा बनाकर खुद को बचा लिया। उधर आर्कटिक ड्रैगन ने अपने सामने रखे उस नन्हे से कड़ाहे यानी कॉल्ड्रन से आसमानी बर्फ की आग यानी सिलेस्टियल आइस फ्लेम्स का एक बादल सा छोड़ दिया। वो जो नीले कपड़ों वाला अधेड़ आदमी था, उसने हाथ पीछे बांध रखे थे और एक काली आग ने उसे पूरा लपेटे में ले रखा था। बुढ़िया ने न जाने कब अपनी पीली लाठी निकाल ली और अपने आगे पीली आग के बादलों का डेरा डाल दिया। ग्रे कपड़े वाले मंक ने जैसे ही अपने दोनों हाथ आपस में सटाए, उसके शरीर के चारों तरफ एक हरी आग सांप की तरह कुंडली मार गई। वो आग लपलपा रही थी और बर्फीली हवाओं को मजा चखा रही थी। बाकी के जो कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने भी उन हवाओं को तो रोक लिया, लेकिन उनकी ढाल और उनके जादुई औजारों की हालत खस्ता थी। वो उन हवाओं के आगे घिघी बंधने जैसी हालत में थे और उनकी चमक बार बार कम ज्यादा हो रही थी।
पलक झपकते ही वो हवाओं का शोर थम गया और सन्नाटा ऐसा पसरा कि मानो सबकी सांस अटक गई हो। हान ली ने इधर उधर नजर दौड़ाई और अपनी उंगलियों से एक जादू का इशारा किया। उसकी वो बैंगनी आग वापस उसके शरीर में समा गई। उसने पत्थर के फाटक की तरफ देखा तो पाया कि वहां बर्फ के भारी भरकम खंभों का एक जाल सा बिछा है। हान ली का माथा ठनका। उसने अपनी जादुई समझ यानी स्पिरिचुअल सेंस आगे भेजी। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसकी वो समझ भारी और सुस्त पड़ रही है। ये साफ निशानी थी कि वहां कोई अजीबोगरीब पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शन लगी है। बुढ़िया और बाकी लोगों को भी इस बात की भनक लग गई और सबके चेहरे का रंग उड़ गया। आर्कटिक ड्रैगन ने एक गहरी सांस ली और बाहर से आए उन महारथियों की तरफ गंभीर होकर देखा। आर्कटिक ड्रैगन ने भारी आवाज में सबको चेताया, सारे कल्टिवेटर्स संभल के रहना। मैं खुद इस रूहानी खाली हॉल यानी स्पिरिट वॉइड हॉल में पहली बार घुसा हूँ। वैसे तो ज्यादातर पाबंदियां मेरे काबू में हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं जिन्हें मैं हाथ तक नहीं लगा सकता। मेरी परछाई बनकर मेरे पीछे चलना ताकि कोई गलती से भी मुसीबत न वोल ले। बुढ़िया ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, बिल्कुल, भला हम तुम्हारे महल के इस गुप्त इलाके में अकल चढ़ने थोड़े ही जाएंगे। हान ली और उस मंक ने भी कोई चूं चपड़ नहीं की। आर्कटिक ड्रैगन के चेहरे पर तसल्ली दिखी। उसने अपने नॉर्थ नाइट पैलेस के दिग्गज चेलों को हुक्म दिया, इस रुकावट को तोड़ने में ज्यादा से ज्यादा 1 महीना और कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। अगर इस बीच उन राक्षसों ने महल पर हमला बोला तो पुराने प्लान के हिसाब से उन्हें मजा चखाना। अगर कोई ऊंच नीच हुई और मैं 2 महीने तक बाहर ना आऊं तो बैकअप प्लान चालू कर देना। उन चेलों ने बड़े दबदबे वाली आवाज में जवाब दिया, जी ग्रैंड एल्डर। आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी आस्तीन झटकी और हाथ में हथेली भर की जेड प्लेट निकाली। उसने बोला, तो चलो अब अंदर चलते हैं। उसने वो जादुई औजार हवा में लहराया और पत्थर के फाटक की तरफ बढ़ चला। हान ली और बाकी आग वाले धुरंधर उसके पीछे पीछे हो लिए। जैसे ही सब अंदर पहुंचे, आर्कटिक ड्रैगन ने एक हाथ से मंत्र फूंका और उस प्लेट पर जादुई वार किया। देखते ही देखते वो पत्थर के भारी दरवाजे गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए और उन पर जादुई अक्षर चमकने लगे। बुढ़िया और उस मंक ने जब ये देखा तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ शक की निगाहों से देखा। आर्कटिक ड्रैगन ने बात संभालते हुए कहा, साथी कल्टिवेटर्स, कलेजा छोटा मत करो। ये दरवाजे बाहर से खोलना पहाड़ खोदने जैसा है, लेकिन अंदर से ये मक्खन की तरह खुल जाते हैं। मैंने इन्हें बस इसलिए बंद किया है ताकि कोई बाहरी बंदा आकर हमारे काम में गुड़गोबर न कर दे। बुढ़िया और मंक के पास कहने को कुछ बचा नहीं था। हान ली को तो वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जब वो लोग 30 मीटर आगे बढ़े तो सामने बर्फ के अनगिनत खंभों को देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आर्कटिक ड्रैगन में शांति से आगाह किया, ये जो खंभे तुम देख रहे हो, ये हजारों साल पुरानी बर्फ यानी माइरियाडियर प्रोफाउंड आइस के हैं। पुराने जमाने के जादूगरों ने इन्हें ठंडी रूह को जमा देने वाला जाल यानी फ्रिजिड सोल फ्रीज फॉर्मेशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। जिसके पास सही औजार नहीं होगा, वो अंदर कदम रखते ही बर्फ का बुत बन जाएगा। दरवाजे पर जो हवाएं चली थीं, वो इस जाल की ठंडी शक्ति थी जो हजारों साल से यहाँ कैद थी। बर्फ की आग इस्तेमाल करने वाले भी इस जाल के सामने घुटने कीक देते। बुढ़िया और मंक ने उन खंभों को शक की निगाह से देखा। हान ली हल्के से हंसा और बोला, कल्टिवेटर आर्कटिक ड्रैगन, तुम बेफिक्र रहो, हमें इस जाल की ताकत आजमाने का कोई शौक नहीं है। आर्कटिक ड्रैगन ये सुनकर मुस्कुराया और अपने हाथ की प्लेट को उन खंभों की तरफ लहराने लगा। अचानक उस प्लेट से सफ़ेद रोशनी की एक किरण निकली और जहां जहां से गुजरी वहां अपना निशान छोड़ती गई। उन बर्फ के खंभों से भी सफ़ेद रोशनी फूटने लगी और देखते ही देखते एक सीधा रास्ता बन गया। आर्कटिक ड्रैगन उसी रोशनी के सहारे आगे बढ़ने लगा। बाकी सब भी उसके बिल्कुल करीब चिपक कर चलने लगे। हान ली सबसे पीछे था और बड़ी उत्सुकता से आसपास का नज़ारा देख रहा था। वो बर्फ के खंभे इतने मोटे थे कि 2 आदमी भी उन्हें बाहों में ना भर पाए। उनकी सतह एकदम चिकनी थी। पास से देखने पर पता चला कि उन खंभों पर कुछ धुंधले जादुई अक्षर यानी कैरेक्टर्स रेंग रहे थे। जैसे ही हान ली ने उन्हें गौर से देखने की कोशिश की, वो ओझल हो गए। ये बड़ा ही मायावी चक्कर था। हान ली ने ऊपर सिर उठाया तो देखा कि 200 मीटर ऊपर एक घनी ठंडी धुंध छाई हुई थी, जिसने खंभों की ऊपरी हिस्से को ढंक रखा था। साफ दिख रहा था कि इन खंभों में मौत जैसी ठंडी शक्ति भरी पड़ी है। 10 मीटर की दूरी से ही उनकी वो बर्फीली लहर महसूस हो रही थी। भले ही वो बर्फीली आग जैसी तेज न हो, लेकिन साधारण ठंडी हवाओं से तो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। तभी तो आर्कटिक ड्रैगन इतना रौब झाड़ रहा था। हान ली अभी ये सोच ही रहा था कि वो लोग करीब 1 किलोमीटर अंदर आ गए।
पूरे रास्ते दोनों तरफ खंभों का अंबार लगा था। भले ही सब ऊपर से शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर से सबके रोंगटे खड़े थे। उतनी देर में जितनी देर में कोई एक कप चाय पिए, वो लोग उन खंभों के जाल से बाहर निकल आए। सामने एक ऊंचा चबूतरा यानी ऑल्टर था, जो 60 मीटर ऊंचा और 300 मीटर चौड़ा था। वो सफ़ेद पत्थर का बना था और उस पर नीली रोशनी छाई थी। उसके किनारे पर सुनहरे दरवाजे दिख रहे थे, जिन पर पुराने ज़माने के तावीज़ यानी टैलिस्मन्स जड़े थे। देखकर लग रहा था कि ये कोई सील किया हुआ रास्ता है। आर्कटिक ड्रैगन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपनी जादुई प्लेट अंदर रखी और बड़े बड़े कदम भरता हुआ चबूतरे की तरफ बढ़ा। उसने अपने हाथ उठाए और आसमानी बर्फ की आग उसके हाथों पर लिपट गई। उसने अपने हाथ उस चबूतरे पर टिका दिए। वो आग और चबूतरे की सुरक्षा वाली ढाल आपस में मिल गए। वो ढाल थोड़ी थरथराई और फिर अचानक कांच की तरह तड़क कर गायब हो गई। आर्कटिक ड्रैगन एक परछाई की तरह तेजी से चबूतरे के ऊपर जा खड़ा हुआ। हान ली और उसके साथी भी रोशनी की लकीर बनकर उसके बगल में जा पहुंचे। उस वक्त आर्कटिक ड्रैगन हाथ पीछे बांधे नीचे जमीन को देख रहा था। हान ली ने भी नीचे देखा और उसे चबूतरे के बीचों बीच एक अजीब सा जादुई घेरा यानी फॉर्मेशन दिखा। उसके बीच में ठीक वैसा ही निशान बना था जैसा स्वर्ग की खाली कढ़ाई यानी हेवन वॉइड क्वाड्रेंट पर होता है। एक पल के लिए हान ली के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। आर्कटिक ड्रैगन की नज़र हान ली पर पड़ गई। हालांकि हान ली ने तुरंत खुद को संभाल लिया, फिर भी आर्कटिक ड्रैगन ने उसे घूरते हुए पूछा, क्यों कल्टिवेटर हान, क्या तुमने ऐसा जादुई घेरा पहले कभी देखा है? हान ली का दिल जोर से धड़का, लेकिन उसने संभल कर जवाब दिया, हाँ, एक पुराने गुफा वाले घर में ऐसा कुछ देखा था, पर गौर से देखने पर लग रहा है कि ये तो कुछ और ही है, बस पहचानने में थोड़ी चूक हो गई। आर्कटिक ड्रैगन के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आई। उसे शक तो हुआ, पर उसने बात आगे नहीं बढ़ाई। उसने अपनी आस्तीन लहराई और वो छोटा कढ़ाई जैसा औजार निकाला जो आसमानी बर्फ की आग से दहक रहा था। वो हवा में गोल गोल घूमता हुआ ठीक उस जादुई घेरे के ऊपर जा रुका। हान ली ने अपने होंठ भींचे और उसके मुंह से दबी हुई आह निकली। बाकी सब की नजरें वहीं गड़ी थी। आर्कटिक ड्रैगन ने उंगलियों से इशारा किया और कढ़ाई पर जादुई वार किया। एक दबी हुई आवाज आई और वो नन्हा कढ़ाई जैसा औजार बड़ा होने लगा। उसमें से नीली आग के शोले भभक उठे और उसने अपना असली बड़ा रूप ले लिया। उसी समय बाय मंगसिन और उस नीले कपड़े वाले आदमी ने भी अपने हाथ बढ़ाए और उनके हाथों से सफ़ेद और काली आग निकली जो घेरे के दोनों कोनों से जा टकराई। तभी एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और पूरी जमीन हिल गई। वो जादुई घेरा उन दोनों आग की वजह से जाग उठा। बीच में बना कढ़ाई का निशान जगमगाने लगा और उसमें से नीली रोशनी निकलकर एक नकली कढ़ाई यानी इल्यूजन का रूप लेने लगी। असली कढ़ाई पहले से ऊपर तैर रही थी। जैसे ही वो नकली रोशनी वाली कढ़ाई पूरी तरह बाहर आई, आर्कटिक ड्रैगन ने उसे नीचे बैठने का इशारा किया। नीली रोशनी पागलपन की हद तक चमकने लगी और दोनों आपस में जुड़ने लगे। एक जोरदार धमाका हुआ और वो कढ़ाई अपनी जगह जम गई। आर्कटिक ड्रैगन ने अचानक एक अजीब सा मंत्र पढ़ा और उस कढ़ाई से आसमानी बर्फ की आग ज्वालामुखी की तरह फटी और पूरे जादुई घेरे को अपनी लपेट में ले लिया। जैसे ही आग ने घेरे को छुआ, रोशनी इतनी तेज हुई कि आंखें चौंधिया गईं और पूरा चबूतरा बुरी तरह कांपने लगा। वो विशाल कढ़ाई अब भी अपनी जगह हवा में तैर रही थी और उसके नीचे की दरारों से सफ़ेद रोशनी की किरणें बाहर झांक रही थी। आर्कटिक ड्रैगन उस वेदी की दरार को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई शिकारी अपनी आखिरी बाजी देख रहा हो। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। आर्कटिक ड्रैगन ने भारी आवाज में गंभीर होते हुए बोला, इस स्पिरिट वॉइड हॉल के पेट में सबसे बड़ा खजाना छिपा है, गहरी नीलम गुफा, प्रोफाउंड जेड केव। ये गुफा भले छोटी दिखे, पर इसका गहरा नीलम प्रोफाउंड जेड तो सतयुग के जमाने से यहीं कुंडली मारे बैठा है। पुराने जमाने के धुरंधर जादूगरों ने अपनी बेहिसाब जादुई ताकत झोंककर इस पूरे नीलम की नस को तराश कर ये गुफा बनाई थी। देखो भाई, गहरा नीलम और गहरी बर्फ, प्रोफाउंड आइस सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर इनमें जमीन आसमान का फर्क है और ये बात तुम सब दिग्गजों को पता होनी चाहिए। इस हॉल से बाहर पैर रखते ही तुम्हें मुट्ठी भर सदियों पुराना गहरा नीलम, मायरे डियर प्रोफाउंड जेड ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, चाहे तुम पूरी दुनिया छान मारो। नीले कपड़े पहने ओयांग भाई, एल्डर ओयांग और बाय मैंगशन की आंखों में चमक आ गई जैसे उन्हें कोई जैकपॉट मिल गया हो। वो स्लेटी रंग के कपड़ों वाला साधु दरार को देख देखकर लार टपकाने लगा। ग्रे मंक ने एकदम बावला होकर चहकते हुए बोला,
अरे सच में, अगर तुमने पहले इस गुफा का नाम ना लिया होता तो कोई ये मान ही नहीं सकता था कि तुम्हारा सेक्ट इतना कीमती माल दबाए बैठा है। ये सदियों पुराना गहरा नीलम मायरी डियर प्रोफाउंड जेड तो आजकल लुप्त हो गया है। अगर हाथ के अंगूठे जितना टुकड़ा भी मिल जाए तो किसी भी जादुई हथियार मैजिक ट्रेजर में बर्फ जैसी ताकत भर देता है। फिर तो वो हथियार ऐसी ठंडी मार मारेगा कि दुश्मन के पांव उखड़ जाएंगे। ये मामूली बर्फ की बस की बात नहीं है। वो बुढ़िया भी अपनी गीध जैसी नजरें उस वेदी पर गड़ाए बैठी थी। इधर अपना हानली मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपनी आस्तीन में छिपी छोटी सी सुनहरी तलवार को ऐसे सहला रहा था जैसे कोई पालतू बिल्ली हो। आर्कटिक ड्रैगन ने अब हानली और बाहर से आए बाकी दो दिग्गजों की तरफ देखा। आर्कटिक ड्रैगन ने अपना सीना तान कर रॉब से बोला, मैंने जूनियर मार्शल ब्रदर ओ यांग और जूनियर मार्शल सिस्टर बाई से तो पहले ही बात कर ली थी, लेकिन तुम तीनों को भी तुम्हारी मेहनत के इनाम में सदियों पुराना गहरा नीलम मायरी डियर प्रोफाउंड जेड का एक टुकड़ा दिया जाएगा, चाहे हमें कामयाबी मिले या हमारा काम गुड़गोबर हो जाए। उस कड़क मिजाज औरत की भी घिग्गी बंध गई और खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठा। बोल्ड वुमन ने हैरानी में अपनी आंखें फाड़कर पूछा, क्या ये सच है? आर्कटिक ड्रैगन ने गर्दन हिलाकर भरोसा दिलाया, भैया, मैं नॉर्थ नाइट पैलेस का ग्रैंड एल्डर हूँ, इतना हक तो रखता ही हूँ। ये सुनते ही उस साधु के चेहरे पर भी रौनक आ गई। भाई, ये नीलम ऐसी चीज है जो किसी बाजार में कौड़ी के भाव नहीं मिलती। अगर कोई इसे अपने हथियार में जड़ दे तो उसकी ताकत 5 गुना बढ़ जाती है। हानली जैसा सयाना बंदा भी ये सुनकर थोड़ा डगमगा गया कि बंदा बड़ा दिलदार है। जब इतना भारी इनाम सामने हो तो भला कौन अपना पसीना नहीं बहाएगा। आर्कटिक ड्रैगन ने जोश में आकर दहाड़ते हुए बोला, चलो, बहुत बातें हो गईं। अब इस गहरी नीलम गुफा प्रोफाउंड जेड केव के अंदर डेरा डालते हैं। अंदर की ठंडी हवा कलेजा कपा देने वाली है। जैसे ही अंदर घुसो अपनी अपनी आग तैयार रखना, वरना वहां टिकना मुश्किल हो जाएगा। शुक्र मनाओ कि अंदर एक ऐसी जगह है जहां इस बर्फीली मार का असर नहीं होता। वहीं बैठकर हम अपनी जादुई ताकत दोबारा बटोरेंगे, वरना इस गुफा में तो सांस अटक जाएगी। तभी उस बौने ने अपना मुंह खोला और एक नीले रंग का आग का गोला उगल दिया। वो गोला ऊपर हवा में एक बड़ा सा आग का पंछी बन गया और बौने के चारों तरफ चक्कर काटकर उसके शरीर में समा गया। एक जोर की आवाज गूंजी और वो बौना नीली आग की लपटों में लिपट गया। उसने हाथों से कुछ जादू टोना किया और दरार के अंदर तैरते हुए उतर गया। बाई मेंशन और बाकी धुरंधर भी अपनी अपनी बर्फीली आग जलाकर नीचे कूद पड़े। हानली ने पास में खड़े 2 सुनहरी दरवाजों और हवा में तैरते कढ़ाई जैसे बर्तन को देखा। उसने पल भर के लिए सोचा, फिर एक शातिर मुस्कान के साथ अपनी बैंगनी चोटी की आग पर्पल एपेक्स फ्लेम्स को शरीर पर लपेटा और उनके पीछे हो लिया। अंदर घुसते ही सफेद बर्फीली रोशनी उससे ऐसे टकराई जैसे हजारों सुइयां चुभ रही हों। उसकी बैंगनी आग और उस बर्फीली हवा में ऐसी जंग छिड़ गई कि आग बुझने बुझने को हो गई। हानली का शरीर एक पल को थरथरा गया। उसने बिना देरी किए अपनी हथेलियां रगड़ी और अपनी आग को और भड़का दिया ताकि सुरक्षा का घेरा टूटे नहीं। अब जाकर उसने तसल्ली से इधर उधर आंखें घुमाईं। वो गुफा पूरी तरह से सदियों पुराने गहरे नीलम से बनी थी। दीवारों पर नीलम के छोटे बड़े दाने ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई खौफनाक सपना हो। वहां की ठंड मामूली बर्फ से कई गुना ज्यादा थी। नीचे बर्फीली रोशनी धुंध बनकर तैर रही थी और जब हानली नीचे उतरा तो वो रोशनी उसकी आग पर ऐसे बरस रही थी जैसे सावन की झड़ी लगी हो। उसे कुछ गड़बड़ लगी। जब उसने देखा कि बाकी लोग अपने खेल में मस्त हैं, तो उसने चुपके से उस बर्फीली रोशनी का एक कतरा पकड़ने की कोशिश की। अपनी जादुई ताकत झोंककर उसने उस रोशनी को अपनी बैंगनी आग के बीच कैद कर लिया। आमतौर पर ठंडी हवा में कोई जान नहीं होती, लेकिन जब हैनली ने अपनी चमकती रूहानी आंखों ब्राइट साइड स्पिरिट आइज से देखा तो उसके होशो हवास उड़ गए। उसकी दिव्य दृष्टि ने देख लिया कि वो बर्फीली रोशनी कोई बेजान चीज नहीं है। वो बैंगनी आग से ऐसे लड़ रही थी जैसे कोई जीता जागता दुश्मन हो। हैनली ने हक्का बक्का होकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, ये क्या बला है? ये बर्फीली हवा तो किसी समझदार इंसान की तरह बर्ताव कर रही है। वो रोशनी खुद ब खुद हमला कर रही थी। हैनली को डर लगने लगा कि अगर किसी ने इस पूरी गुफा की ठंड को इकट्ठा करके हमला कर दिया तो उसकी बैंगनी आग का तो कचरा हो जाएगा। तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने हाथ घुमाया और अपनी बैंगनी आग में से एक लाल रंग की आग की लकीर निकाली। ये महान येन की सच्ची आग, ग्रेट येन ट्रू फ्लेम थी। जैसे ही उस लाल लकीर ने सफेद रोशनी को छुआ, वो रोशनी उसे सोख गई।
हैंडली के चेहरे पर अजीब सा रंग आया, पर दिल में लड्डू फूटने लगे। सिल्वर मून ने उसे बताया था कि ये महान यिन की सच्ची आग दुनिया के 3 सबसे ताकतवर आगों में से एक है। भले ही ये एक छोटी सी चिंगारी थी, पर इसकी काट किसी के पास नहीं थी। उसे इस आग को पूरी तरह काबू करने में शायद बरसों लग जाते, पर अभी उसे तसल्ली हुई कि ये कम से कम इस गुफा की ठंड को तो दबा सकती है। तभी उसने देखा कि एल्डर ओयांग उसे शक की नज़र से देख रहा है। हैंडली ने झट से उस लाल आग को गायब किया और हाथ पीछे बांध लिए। उसका दिल तो धक धक कर रहा था, पर चेहरे पर उसने एक शिकन तक नहीं आने दी। हैंडली ने एकदम बेफिक्र होकर पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों घूर रहे हो? एल्डर ओयांग ने हैंडली और दीवारों को गौर से देखा, पर उसे कुछ संदिग्ध नहीं मिला। उसे पता था कि हैंडली कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। एल्डर ओयांग ने बड़ी नरमी से जवाब देते हुए बोला, कुछ नहीं भाई, बस सोच रहा था कि तुम रुक क्यों गए। इस स्पिरिट वॉइड हॉल के अंदर मेरा स्पिरिचुअल सेंस काम नहीं कर रहा, बड़ी घुटन हो रही है। हैंडली ने नीचे की तरफ देखते हुए बात काट दी और मुस्कुराकर बोला, अरे इस गुफा की ठंडी हवा जरा अलग किस्म की है, वही देख रहा था। एल्डर ओयांग ने सिर हिलाते हुए बोला, हाँ भाई, बात तो सही है, ये गुफा सतयुग की है। इतने सालों में इसकी ठंड ने शायद कोई नया ही रूप ले लिया है। उसकी काली आग पर भी वो ठंड किसी बारिश की तरह चोट कर रही थी। हैंडली कुछ कहने ही वाला था कि अचानक उसके मुंह से एक चीख निकल गई। एल्डर ओयांग ने नीचे झांका तो देखा कि बाकी टोली गुफा के एकदम पाताल में पहुंच गई है। वहां पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर था जो कोसों दूर तक फैला था। वहां की ठंड इतनी तगड़ी थी कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उस ढेर के किनारे पर एक लाल पत्थर का कमरा था जिसमें कई दरवाजे थे, जैसे कोई जादुई घेरा, केव फॉर्मेशन बनाया गया हो। उस पत्थरों के पहाड़ की चोटी पर एक बहुत बड़ा पत्थर रखा था जिसे बर्फीली हवाओं और चमकती रोशनी ने घेर रखा था। वो पत्थर करीब 10 मीटर चौड़ा था। जब हैंडली ने पास जाकर देखा तो उस बड़े पत्थर के ऊपर एक अंगूठे जितना नीलम का टुकड़ा जड़ा था। वो इतना चमक रहा था कि गुफा के बाहर वाले नीलम उसके सामने फीके थे। हैंडली ने अपनी हैरानी को दबाया और बाकी लोगों के साथ जमीन पर उतरा। आर्कटिक ड्रैगन तो उस पत्थर को देखकर खुशी से पागल हो गया। आर्कटिक ड्रैगन ने खुशी में दहाड़ते हुए बोला, अरे वाह, मजा आ गया। मैं फालतू में डर रहा था कि इस गुफा की ठंड को कैसे इकट्ठा करूंगा, पर यहाँ तो कुदरत ने खुद ही सारा माल एक जगह जमा कर दिया। अब हमारी मेहनत बच जाएगी। उसने हाथ उठाकर एक बर्फीली कील उस चमकती रोशनी की तरफ दे मारी। जैसे ही वो कील टकराई, लोहे जैसी आवाज आई और कील का चूरा चूरा हो गया। आर्कटिक ड्रैगन और भी ज्यादा खुश होकर खिलखिलाने लगा। आर्कटिक ड्रैगन ने सबको हिदायत देते हुए बोला, वो लाल पत्थर का कमरा देख रहे हो, वो प्योर सन एसेंस स्टोन से बना है। पूरी गुफा में वही एक कोना है जहां ठंड नहीं पहुंच पाती। चलो पहले वहां चलकर थोड़ा दम लेते हैं और मैं तुम्हें समझा देता हूं कि यहाँ क्या करना है और क्या नहीं, वरना ऐसी आफत गले पड़ेगी कि जान बचाना भारी हो जाएगी। उस बुढ़िया ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी और उसकी त्योरियां चढ़ गईं। ओल्ड वुमन ने खौफनाक आवाज में पूछा, आफत? कैसी आफत की बात कर रहे हो तुम? बुढ़ापे की टेढ़ी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए एल्डर ओयांग ने झेपते हुए बोला, मामला बड़ा सीधा है बबुआ। इस प्रोफाउंड जेड केव में सिर्फ ये हाड़ कपा देने वाली ठंडी अंदरूनी शक्ति यानी ग्लेशियल ची ही नहीं है, बल्कि और भी कई बलाएं हैं जिन पर नज़र गड़ाए रखनी होगी। ये मिरियड ईयर प्रोफाउंड जेड के टुकड़े देखने में तो ऐसा लगता है कि बस हाथ मारो और उखाड़ लो, पर असल में इस पूरी खदान का एक एक दाना किसी पुरानी और खतरनाक ताकत यानी ग्रैंड एंशिएंट एबिलिटी से एक दूसरे में घुसा हुआ है। ऊपर से हजारों सालों की इस ठंडी अंदरूनी शक्ति ने इसे लोहे जैसा बना दिया है। बड़े बड़े मारक हथियार भी यहाँ पानी भरते नजर आते हैं, वरना हमारा सेक्ट यहाँ इतना सारा कीमती पत्थर भला क्यों छोड़ता? अगर हम इसे पूरी तरह। बुढ़िया ने अविश्वास में माथा सिकोड़ते हुए बीच में ही टोका, क्या इस प्रोफाउंड जेट को यहाँ से हिलाया भी नहीं जा सकता? मास्टर आर्कटिक ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए मजे लेते हुए बोला, अगर मैडम लॉन्ग को मेरी बात पर रत्ती भर भी शक है तो तनी खुद आजमा के देख लो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बुढ़िया के सफ़ेद बाल गुस्से में फड़फड़ाए और उसने अपना कलेजा मजबूत करते हुए बोला, क्या वाकई ऐसा है? तो फिर हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं भी एक हाथ देख ही लेती हूँ। उसने अपनी लाठी उठाई और चट्टान में धसे एक चने के दाने जितने छोटे से प्रोफाउंड जेड की तरफ इशारा किया। लाठी की नोक से पीले रंग की एक बिजली जैसी किरण निकली और सीधे पत्थर पर जा गिरी। एक हल्का सा धमाका हुआ, पत्थर चमका और बस सन्नाटा छा गया। पत्थर टस से मस नहीं हुआ। बुढ़िया का चेहरा एकदम से उतर गया और आंखों में कड़वाहट भर आई। उसने आव देखा न ताव अपनी आस्तीन झटकी और हाथ में एक पुराने जमाने का नीला हथौड़ा यानी एज़्योर हैमर निकाल लिया। उसने बिजली की फुर्ती से हाथ घुमाया और वो हथौड़ा ओझल हो गया।
अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ और नीली बिजलियां उस पत्थर पर ऐसे टूटी जैसे आसमान फट पड़ा हो। जब धुआं छटा तो वहां बस सफेद भाप का बादल बचा था, पत्थर का बाल भी बांका नहीं हुआ। बुढ़िया तो जैसे काठ मार गई, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आर्कटिक ड्रैगन ने हंसते हुए मजे लेते हुए बोला, कल्टीवेटर लॉन्ग, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। तुम चाहे जान झोंक दो या इससे भी तगड़े हथियार आजमा लो, तुम इस पत्थर को चकनाचूर तो कर दोगी पर इसे सही सलामत निकाल नहीं पाओगी। बुढ़िया का मुंह उतर गया और वो चुप्पी मार गई। तभी बगल में खड़े मटमैले कपड़े पहने मास्टर मोजियो नाम के साधु ने माथा खुजलाते हुए बोला, कल्टीवेटर आर्कटिक ड्रैगन, अगर ऐसा है तो तुम्हारे सेक्ट के पास तो ये पत्थर ना के बराबर होगा, फिर तुमने हमें इतना भारी इनाम देने की बात कैसे कह दी? ये बात मेरे गले नहीं उतर रही। आर्कटिक ड्रैगन एक पल को ठिठका और फिर ठहाका मारते हुए बोला, हा, मास्टर मोजियो, तुम्हारी नजरें तो बड़ी तेज हैं। मेरा सेक्ट इस गुफा को खुरच तो नहीं सकता, पर हमारे पास पत्थर निकालने का एक गुप्त जुगाड़ जरूर है। जूनियर मार्शल सिस्टर बाई, जरा वो कुछ टुकड़े निकालकर इन्हें दिखाओ तो सही। बाई मैंगशन ने हाँ में सिर हिलाया और अपनी स्टोरेज पाउच पर हाथ मारकर एक छोटी सी सफेद बोतल निकाली। सबकी सांसें अटक गई जब वो चट्टानों के पास गई और बोतल का मुंह खोलकर अपनी अंदरूनी शक्ति से एक काली बूंद बाहर निकाली। जैसे ही वो बूंद पत्थर की तरफ बढ़ी, उसने हवा में एक स्लेटी रंग की लकीर यानी ग्रे ची छोड़ दी। जैसे ही हानली ने उस बूंद को देखा, एक पल के लिए उसके होशो हवास उड़ गए और आंखों में हैरानी साफ दिखने लगी। शुक्र था कि बाकी सब तो तमाशा देखने में मशगूल थे, वरना उसकी चोरी पकड़ी जाती। जैसे ही वो काली बूंद पत्थर से टकराई, वो पत्थर के अंदर समा गई। पलक झपकते ही पत्थर पर स्लेटी रंग का घेरा बन गया और एक अजीब सी चटकने की आवाज आई। पत्थर खुद ब खुद कटकर गिर गया और बाई मैंगशन ने उसे लपक लिया। बुढ़िया, साधु और यहाँ तक कि हानली का भी कलेजा मुंह को आ गया। आर्कटिक ड्रैगन ने सीना चौड़ा करते हुए बोला, ये हमारे पुरखों की दी हुई अमानत है। हर 10 साल में कुदरती ठंडी अंदरूनी शक्ति यानी इन ची जमकर इस काली बूंद यानी इन वाटर की एक बूंद बनती है। बस इसी के दम पर हम ये पत्थर सही सलामत निकाल पाते हैं। इसीलिए हजारों साल में हम सिर्फ मुट्ठी भर प्रोफाउंड जेड ही निकाल पाते हैं। साधु ने लंबी सांस भरते हुए बोला, अच्छा तो ये खेल है। बुढ़िया की आंखों में लालच तो था, पर अब वो बेबस थी। उधर हानली का मन इस जादू को देखकर अंदर तक हिल गया था। आर्कटिक ड्रैगन लाल पत्थर वाले कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला, अब बाकी की पंचायत उस ग्रेट यांग रूम के अंदर करेंगे। जैसे ही वो लोग उस कमरे के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वो पत्थर तो एकदम आर पार दिखने वाला यानी ट्रांसलूसेंट और आग की तरह धधक रहा है। उसमें से ऐसी तपन निकल रही थी जैसे वो आग उगलने वाले पत्थरों से बना हो। हानली का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ये महान सूरज जैसा पत्थर यानी ग्रेट यांग एसेंस स्टोन, ये तो सुना सुना लग रहा है। क्या इसका रिश्ता उस महान सूरज की ज्वाला यानी ग्रेट यांग धाव एसेंस से हो सकता है? कुछ भी हो, पहली बार उसे अपनी मंजिल का सुराग मिला था। उसने ठान लिया कि बातों बातों में नॉर्थ नाइट पैलेस के इन लोगों से उगलवाना पड़ेगा कि मामला क्या है। कमरे के अंदर पांव रखते ही राहत मिली, क्योंकि वहां बाहर जैसी हाड़ गलाने वाली ठंड नहीं थी। सब ने अपनी अपनी ढाल यानी ग्लेशियल फ्लेम्स हटाई और जमीन पर पालकी मारकर बैठ गए। बैठते ही साधु ने टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ प्रोफाउंड जेड के साथ साथ इतना कीमती ग्रेट यांग एसेंस स्टोन भी होगा। जहाँ तक मुझे पता है, ये तो पिघले हुए पहाड़ों की गहराइयों में मिलता है और इसे बनाने के लिए वो खास महान सूरज की ज्वाला यानी ग्रेट यांग फ्लेम एसेंस चाहिए होती है। तुम्हारे सेक्ट के हाथ इतना सारा खजाना कैसे लगा? आर्कटिक ड्रैगन ने सूखी हंसी हंसते हुए बोला, मास्टर मोजियो, तुम तो बड़े धुरंधर निकले, पर सच तो यह है कि हमें भी नहीं पता कि पुरखों ने इसे कहाँ से खुटकारा था। हम तो बस उनके लगाए पेड़ का फल खा रहे हैं। खैर, अब मैं तुम्हें इस गुफा के खतरों और अपनी तरक्की यानी लेवल अप करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताता हूँ। तभी ऊपर एक आलीशान इमारत में एक रौबदार अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। उसके सामने बाई याओई और एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा बैठा था। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ था। उस औरत ने अपनी भारी और सुरीली आवाज में पूछा, तुम्हारा मतलब है कि ग्रैंड एल्डर ने स्पिरिट व्यूएट हॉल का ताला खोल दिया और 3 बाहरी लोगों को अंदर ले गया? बाई याओई ने धीमे से बोला, जी मालकिन, ये सच है, पर उसने गड़बड़ होने पर निपटने का इंतजाम भी कर रखा है। बूढ़े ने गुस्से में नाक सिकोड़ते हुए बोला, कैसा इंतजाम? हम हमेशा की तरह क्यों नहीं कर रहे? अगर वो बाहर वाले हमारे काबू से बाहर हो गए और हमारा घेरा यानी ग्रैंड फॉर्मेशन उन्हें नहीं रोक पाया, तो हम अपने खास चेलों को कहाँ छुपाएंगे? अगर एक हॉल वो घेर लेंगे तो हम अपने 1/3 चेले भी नहीं बचा पाएंगे।
औरत ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए गंभीर होकर बोला, ऐसी मनहूस बातें मत करो। अगर आर्कटिक ड्रैगन अपनी मंजिल पा गया तो हमें इन राक्षसों यानी डीमन इन्वेजन के हमले का कोई डर नहीं रहेगा। पर फिर भी सावधानी के तौर पर जूनियर मार्शल ब्रदर ये को वही करना चाहिए जो ग्रैंड एल्डर कहकर गया है। मैंने सुना है कि टापू पर 8वें दर्जे यानी ग्रेड 8 के राक्षस देखे गए हैं और हमारे पहरेदारों को मौत के घाट उतार दिया गया है। बूढ़े ने अपनी घिघी बंधते हुए बोला, जी हाँ, रूप बदलने वाले राक्षस यानी मेटामॉर्फोज डीमन बीस्ट्स आ चुके हैं। लगता है वो सीधे महल पर हमला करने से पहले हमारे आसपास का सूपड़ा साफ करना चाहते हैं। पहले भी ऐसा हुआ है, पर इस बार मामला कुछ अलग है। औरत की आंखों में बिजली सी चमकी और उसने बोला, साफ साफ बताओ भाई। हकलाते हुए बूढ़े ने बोला, खबर मिली है कि सिर्फ बर्फीले समंदर की वो बर्फीली चिड़िया यानी आइस फीनिक्स ही नहीं, बल्कि मिरियड डीमन वैली का वो पुराना भेड़िया यानी अज्योर बैक वुल्फ भी अपनी मांद से बाहर आ गया है। ऐसा लगता है कि वो बुढ़ा राक्षस ओल्ड डीमन चे भी मैदान में उतरेगा। ओल्ड डीमन चे? नामुमकिन। औरत का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़े ने ठंडी आह भरते हुए बोला, बहन लियू, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, पर जासूसों की खबरें तो यही कह रही हैं कि उस पुराने पापी ने कुंडली मारना छोड़ दिया है और अब वो बाहर निकल रहा है। बाई याओई ने सिर हिलाते हुए शक जताते हुए बोला, वो बुढ़ा तो सदियों पुराना राक्षस है। वो जाने कब से उस आखिरी मुकाम यानी डीटी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पर बैठा है। अगर उसे हमला ही करना था तो वो अब तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठा था? बूढ़े ने बाई याओई की तरफ देखकर बोला, शायद इसका नाता उस कुनवू माउंटेन वाले कांड से हो। सुना है वहां कोई बहुत बड़ा शैतान यानी एल्डर डेविल एंसेस्टर और स्वर्ग का राक्षस भी प्रकट हुआ था। बाई याओई ने माथे पर बल डालते हुए बोला, ये तो सब उड़ती उड़ती खबरें हैं। सच क्या है कौन जाने। मैं तो खुद जख्मी होकर भाग आई थी, पर वो कल्टीवेटर हान, वो तो अंत तक वहीं था। उसे जरूर पता होगा कि वहां क्या गुल खिले थे। उस औरत ने तपाक से पूछा, वही बंदा जिसे तुम यहाँ लेकर आई हो? बाई याओई ने हाँ में सिर हिलाया। औरत ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए बोला, जो भी हो, इससे राक्षसों का हमला नहीं रुकने वाला। उस ओल्ड डीमन चे के लिए अपनी घाटी छोड़ना नामुमकिन है, तो शायद उसका कोई पुतला यानी इनकारनेशन ही खेल रच रहा होगा। ये सुनकर बाई याओई और उस बूढ़े की जान में जान आई, क्योंकि वो जानते थे कि उस महान मुकाम यानी डीटी ट्रांसफॉर्मेशन वाले दिग्गजों के राज क्या होते हैं। उन्हें लगा कि शायद अब भी पासा पलटा जा सकता है। उत्तर की बर्फीली वादियों में नॉर्थ नाइट पैलेस के ऊपर आफत के काले बादल ऐसे मंडरा रहे हैं जैसे भूखे भेड़िए शिकार पर कुंडली मारकर बैठे हों। दूसर चोला पहने एक पुराने एल्डर ने बड़ी चिंता के साथ अपना कलेजा थामते हुए बोला, अगर ये सिर्फ उस बूढ़े राक्षस की एक मामूली परछाई होती तो शायद हम बाजी मार लेते। हमने टापू की पाबंदी यानी रिस्ट्रिक्शन हटाकर पूरी बर्फीली अंदरूनी शक्ति यानी ग्लेशियल ची खोल दी है, ताकि आम दानवों का रास्ता रोका जा सके। अब बस वही बर्फ वाले दानव बचेंगे जिन पर इस ठंड का असर नहीं होता। तभी वहां खड़ी एक रूपवती सुंदरी यानी ब्यूटीफुल वुमन ने बड़ी बेबाकी से जवाब देते हुए बोला, अरे छोड़ो भी, ये आइस सी के जलचर दानवों को तो हमारे पुरखों के छोड़े हुए खजानों यानी ट्रेजर से ही मजा चखा देंगे। आखिर वो जादुई हथियार हजारों सालों से हमारे सेक्ट में इसीलिए तो सहेज कर रखे थे कि आज काम आ सकें। हमें तो बस उन दानवों से सावधान रहना है जो ग्रेड 9 या उससे ऊपर के दिग्गज हैं। बाई याओई और उस बूढ़े एल्डर ने एक दूसरे को कनखियों से देखा और फिर समझदारी भरी मुस्कान के साथ गर्दन हिलाई। बूढ़ा एल्डर अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, महारानी साहिबा, अगर आपने याद न दिलाया होता तो हम तो उस खजाने को भूल ही बैठे थे। उस हथियार के सामने तो ये समंदर के दानव एकदम फिसड्डी साबित होंगे। बस मलाल इस बात का है कि वो सिर्फ छोटे मोटे दानवों को ही लपेटे में लेता है, वरना ये तो दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काटने वाला औजार बन जाता। सुंदरी ने सख्त आवाज में फैसला सुनाते हुए बोला, इतना ही काफी है। राक्षसों की तादाद इतनी ज्यादा है कि हमारी जीत की उम्मीद कम ही लग रही है। इसलिए अक्ल इसी में है कि हम फौरन कम लेवल वाले चेलों यानी डिसाइपल्स को यहाँ से चलता करें और सिर्फ काम के लोगों को ही रोकें। बेमतलब में मौत का तमाशा खड़ा करने से क्या फायदा? बाई याओई और उस बूढ़े एल्डर ने सर झुकाकर आदर के साथ बोला, जी हुजूर, जैसा आप कहें। फिर क्या था, अगले ही दिन से उस शांत पड़े सेक्ट में ऐसी हलचल मची कि पांव
पांव धरने की जगह न बची। ऐसा लगा मानो जंग का साया रातों रात गहरा गया हो। हर तरफ पहरे और जादुई घेरे यानी फॉर्मेशन और रिस्ट्रिक्शन चालू कर दिए गए, और छोटे चेलों की भीड़ न जाने कहाँ गायब हो गई, किसी को भनक तक न लगी। 2 दिन बाद उस ठंडी गुफा यानी प्रोफाउंड येड केव के अंदर आग उगलने वाले पत्थर के कमरे यानी ग्रेट यांग एसेंस स्टोन रूम में आर्कटिक ड्रैगन ने अपनी आंखें खोली। वो कई दिनों से तपस्या यानी मेडिटेशन में लीन था। उसने कमरे में बैठे बाकी खिलाड़ियों को गौर से देखा और रूखी आवाज में बोला, मैंने तुम्हें वो सारे पैंतरे और जादुई तरीके यानी टेक्निक्स समझा दिए थे जो जरूरी हैं। तुम जैसे हुनरमंद लोगों के लिए 2 दिन काफी रहे होंगे ये सब समझने के लिए। उसकी बात सुनते ही सबकी आंखों से पर्दा हटा और सब धीरे धीरे होश में आए। उस साधु यानी मंक ने मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, मेरी तरफ से तो सब एकदम चकाचक है। तभी एक पुरानी बुढ़िया ने अपना सीना ठोकते हुए गरज कर बोला, अरे मैं तो आधा दिन पहले ही सब सीख कर फारिग हो चुकी हूँ। हान ली ने भी शांत होकर धीरे से बोला, मेरा काम भी पूरा हो गया है। बाई मेंगसिन और उस नीले चोले वाले अधेड़ आदमी ने तो ये सब पहले ही निपटा लिया था। आर्कटिक ड्रैगन ने पत्थर जैसी सख्त शक्ल बनाकर सबको ताकीद करते हुए कहा, जब सब तैयार हों तो चलो शुरू करते हैं। मेरी इस रुकावट यानी बॉटलनेक को तोड़ने में कुछ दिन भी लग सकते हैं और कई महीने भी। चाहे जो भी अंजाम हो, तुम्हें आखिरी दम तक अपनी जान झोंकनी होगी। सच कहूं तो मुझे बाहर के हालातों की फिक्र सता रही है, इसलिए चाहता हूं कि ये काम जल्द से जल्द निपट जाए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने चू भी कर दे। उसके बाद आर्कटिक ड्रैगन और सेक्ट के बड़ों ने अपनी पोटलियों यानी स्टोरेज पाउच से जादुई झंडे यानी फॉर्मेशन फ्लैग्स और तश्तरियां निकाली और गुफा में बिछाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहां गजब के जादुई घेरे यानी स्पेल फॉर्मेशन तैयार हो गए। हान ली और बाकी लोग भले ही मदद नहीं कर रहे थे, पर वो इस गुप्त विद्या यानी सीक्रेट टेक्निक को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। उनकी देह पर बर्फीली लपटें यानी आइस फ्लेम्स जल रही थीं और वो बड़े गौर से नॉर्थ नाइट पैलेस के जादूगरों का तमाशा देख रहे थे। एक प्याली चाय की देर लगी होगी और तीनों बड़ों ने घेराबंदी पूरी कर ली। वहां 3 परतों वाले घेरे बन गए, जिनके बीचों बीच पत्थरों का ढेर था। उन हवा में तैरते जादुई अक्षरों को देखकर किसी का कलेजा मुंह को आ जाए। आर्कटिक ड्रैगन बिजली की फुर्ती से हवा में उछला और घेरों का मुआयना करने लगा। फिर उसने एक चक्कर काटा और अपनी उंगलियों से जादू की घुड़की दी। उसने जादुई मोहरों यानी स्पेल सील्स को घेरे पर दे मारा, जिसे धुएं के बादल उठे और पलक झपकते ही ओझल हो गए। पूरे गुफा में एक ऐसी गूंज उठी कि बर्फीली हवा पानी में खौलते तेल की तरह छटपटाने लगी। हवा में तैरते हुए आर्कटिक ड्रैगन ने चारों तरफ नजर घुमाई और तसल्ली के साथ बोला, बहुत ही उम्दा। जितनी ज्यादा ये बर्फीली शक्ति होगी उतना अच्छा है, पर पहले हमें इसे काबू में करना होगा ताकि जीत पक्की हो सके। तभी हैंडली की नजर उस पत्थरों के ढेर पर पड़ी जहां से रोशनी के 5 खंबे फूट पड़े थे। वो खंबे बैंगनी, लाल, सफेद, काले और पीले रंग में ऐसे चमक रहे थे मानो साक्षात इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। उनके बीच रोशनी की डोरियां ऐसे गुंथी थी जैसे वो सब एक ही जान हो। जैसे ही वो घेरा यानी फॉर्मेशन दहका, हैंडली एक नीली लकीर की तरह उड़कर बैंगनी खंबे के ऊपर जा बैठा। बाकी चारों धुरंधर भी अपने अपने खंबों पर ऐसे जा बैठे जैसे कोई शिकारी घात लगाकर बैठता है। दी गई गुप्त विद्या यानी सीक्रेट टेक्निक के हिसाब से हैंडली ने अपनी अंदरूनी शक्ति घुमानी शुरू की और अपनी बैंगनी चोटी वाली लपटें यानी पर्पल एपेक्स फ्लेम्स अपनी देह के चारों तरफ जला लीं। तभी हैंडली ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अपने हाथों की मुद्रा बदली। अचानक उसके नीचे से बैंगनी रोशनी का एक 3 मीटर चौड़ा कमल खिला, जो देखने में बड़ा कोमल था पर था बड़ा खतरनाक। हैंडली ने उन लपटों को उस कमल में झोंक दिया, जिससे उसका आकार और बड़ा हो गया। हैंडली ने ताजुब में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, अरे, आर्कटिक ड्रैगन ने तो बताया ही नहीं था कि ये घेरा लपटों की ताकत को इतना बढ़ा देगा। अगर ये जादुई घेरा मेरे हाथ लग जाए तो वारे न्यारे हो जाएं। पर उसे फौरन समझ आ गया कि शक्ति बढ़ने के साथ साथ उसकी अंदरूनी ताकत यानी मैजिक पावर भी तेजी से स्वाहा हो रही थी, यानी इस ताकत की एक भारी कीमत भी थी। उसने बाकी लोगों को देखा। सबने अपने अपने रंगों के कमल खिला लिए थे और सबकी लपटें 7वें आसमान पर थीं। फिर हैंडली की नज़र उस गुफा की दीवार के पास छिपी एक सफ़ेद रोशनी की गेंद पर पड़ी। वो महान काली असली लपट यानी ग्रेट यिन ट्रू फ्लेम का एक छोटा सा अंश था, जो चुपके से वहां की बर्फीली ताकत को ऐसे गटक रहा था जैसे कोई सांप पीत दूध पीता है। अच्छी बात ये थी कि उस जगह जादुई बंदिशें थीं, वरना उस समझदार आग को पकड़ना नामुमकिन था।
तभी आर्कटिक ड्रैगन ने गंभीर होकर बोला, लगता है तुम लोगों ने अपनी ठंडी लपटों पर काबू पा लिया है। अब मैं इस बर्फीली शक्ति के सैलाब के बीच उतरूंगा। तुम लोग योजना के हिसाब से अपनी लपटें छोड़ना शुरू करो। इतना कहते ही वो नीली आसमानी बर्फीली लपटों यानी सेलेस्टियल आइस फ्लेम्स के घेरे में लिपटकर उस सफ़ेद बर्फीली शक्ति के गोले के अंदर ऐसे समा गया जैसे कोई मोती सीप में छिप जाता है। गुफा में गड़गड़ाहट हुई और सब कुछ धुआं धुआं हो गया। तभी उस नीले चोले वाले आदमी और बाई मेंशन ने नीली तश्तरियां निकाली और उन्हें ऐसे दबाया कि पूरे इलाके में सतरंगी रोशनी की एक दीवार यानी बैरियर खड़ी हो गई, जिसने सबको अपने घेरे में ले लिया। बाहर तूफान मच गया। हवाएं ऐसे चीखने लगीं कि रोंगटे खड़े हो जाएं, पर इस घेरे के अंदर मौत जैसी खामोशी छाई रही। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। 1 हफ्ता बीत गया और आखिरकार उन खूंखार दानवों ने नॉर्थ नाइट आइलैंड के दरवाजे पर दस्तक दे दी। वो 2 तरफ से आ रहे थे, एक तो मुख्य जमीन से और दूसरे उस जमे हुए समंदर यानी आइस सी से। हवा में दानवों की गंदी बू और मौत का खौफ ऐसा फैला कि पूछो मत। आसपास के छोटे मोटे कुनबे तो डर के मारे अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग खड़े हुए। महल के रखवालों ने फौरन टापू की ठंडी नस यानी हेवन इन यान वेन खोल दी, जिससे तापमान इतना गिर गया कि सांस अटक जाए। बर्फीले तूफानों ने पूरे टापू को अपनी चपेट में ले लिया। मुख्य जमीन वाले दानव बड़े चालाक थे। उन्होंने अपने छोटे प्यादों को किनारे पर रोक दिया और खुद इंतजार करने लगे कि कब टापू की बर्फीली ताकत खत्म हो। पर जो दानव ग्रेड 6 से ऊपर के दिग्गज थे, वो टोलियां बनाकर टापू के अंदर घुस गए। समंदर वाले दानवों को तो इस ठंड से कोई सरोकार ही नहीं था। वो तो हजारों की गिनती में सीधे सेक्ट की तरफ बढ़ चले। टापू भले ही छोटा था, पर जब ये दानव घुसे तो ऐसे गायब हो गए जैसे दूध में पानी। लेकिन सेक्ट के धुरंधर ऐसे ही थोड़े ही हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। उन्होंने अपने जादुई घेरों और टापू की भयंकर ठंड का सहारा लिया और उन घुसपैठिए दानवों को यमराज के घर भेजने की तैयारी में निकल पड़े। बर्फीले तूफानों के बीच कुछ आर पार दिखने वाले दानवी जानवर दबे पांव आगे बढ़ रहे थे। ये ग्लेशियल इम्स थे जो पाताल जैसी जमा देने वाली ठंड से पैदा हुए थे। वैसे तो ये रैंक 6 के मामूली जानवर थे, लेकिन उस हाड़ कंपा देने वाली ठंड ने इनकी सेहत पर कोई असर नहीं डाला। ये तो उस बर्फ में ऐसे अटखेलियां कर रहे थी जैसे मछली पानी में मजे काटती है। तभी इनके लीडर ने ठिठक कर अपने शरीर पर बनी कई आंखों को एक साथ खोला और बड़े अचंभे के साथ बर्फीले तूफान में झांकने लगा। बाकी साथी भी अपनी अक्ल चढ़ने जाने से पहले वहीं रुक गए। अचानक हवा के चीरने की आवाज आई और लाल रंग के धागों ने तूफान का सीना चाक कर दिया। बिजली की फुर्ती से वो धागे इन जानवरों के आर पार हो गए। इनके अंदर मौजूद दानवी गोलों के टूटने की कड़कड़ाती आवाज आई और ये जानवर बेदम होकर जमीन पर ढेर हो गए। तभी तूफान के बीच से सफेद कपड़ों में लिपटी नॉर्थ नाइट पैलेस की एक औरत बाहर निकली। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने बस एक पल के लिए गिरती बर्फ को निहारा और फिर देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गई। करीब 50 किलोमीटर दूर एक जमा देने वाली झील के ऊपर एक 6 मीटर ऊंचा बैल के सिर वाला दानव मटक मटक कर चल रहा था। इसके सिर पर काले सींग थे और खाल से नीली बिजली चमक रही थी। पीठ पर एक भारी भरकम तलवार टांगे ये अपनी कमर को बड़े अजीब ढंग से मटका रहा था। लेकिन किसी कल्टीवेटर की हिम्मत नहीं थी कि उसकी चाल देखकर हंसते, क्योंकि ये रैंक 7 का दिग्गज था जो बस इंसान बनने की कगार पर खड़ा था। पूरे नॉर्थ नाइट आइलैंड पर पहरा और पाबंदियां यानी रिस्ट्रिक्शन लगी होने की वजह से रैंक 8 से नीचे के हर दानव को पैदल ही घिसटना पड़ रहा था। जो उड़ने में माहिर नहीं थे, उनकी तो जैसे शामत ही आ गई थी। तभी उस बैल जैसे दानव की पीठ पर रखी तलवार अचानक हवा में गायब हुई। एक जोरदार धमाका हुआ और किसी के कराहने की दर्द भरी आवाज आई। झील की बर्फीली सतह पर एक बहुत गहरा और चौड़ा घाव बन गया था। उस दानव ने बड़े इत्मीनान से उस दरार को देखा। एक ही पल में उस दरार से खून का फव्वारा छूटा और एक लाश के 2 टुकड़े बाहर आ गिरे। कपड़ों से वो नॉर्थ नाइट पैलेस का चेला लग रहा था। बेचारे ने सोचा था कि बर्फ के नीचे छुपकर इस दानव का काम तमाम कर देगा, लेकिन इस बैल ने उसे पहले ही भांप लिया और एक ही झटके में उसका खेल खत्म कर दिया। उस दानव के चेहरे पर वहशीपन छा गया। उसने लाश का आधा हिस्सा हाथ बढ़ाकर उठाया और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे साबुत गटक गया। एक कप चाय खत्म होने जितनी देर में तो उस दानव ने अपना पेट पूजा कर लिया था।
पूरे टापू पर यही खूनी खेल चल रहा था। कहीं छोटे दानवों को लपेटे में लिया जा रहा था तो कहीं कल्टीवेटर्स का शिकार हो रहा था। लेकिन ये छोटी मोटी लड़ाइयां बस कोर फॉर्मेशन लेवल के लोगों के बीच ही थीं। नैसेंट सोल वाले दिग्गज और रैंक 8 के बड़े दानव तो इस मारकाट को घास तक नहीं डाल रहे थे। बड़े दानव सीधे बर्फ के शहर की तरफ कूच कर रहे थे। वो अपनी अंदरूनी शक्ति यानी की को फालतू के कामों में जाया नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली मौत का तांडव तो अभी शुरू होना बाकी है। जब ये दानव शहर के करीब पहुंचने लगे तो एल्डर ल्यू अपने महल के एक बड़े कमरे में बैठी थी। उनके सामने कई धुरंधर एल्डर कतार लगाकर बैठे थे और एक सफेद कपड़ों वाला चेला उन्हें पूरी रिपोर्ट दे रहा था। उस चेले ने बड़े अदब से झुककर बोला, जिन 100 बड़े चेलों को हमने बाहर भेजा था उनमें से 37 की जान की निशानी यानी लाइफ सोल टाइल्स टूट चुकी हैं। अब तक हमने आईसी के 127 दानवों का काम तमाम कर दिया है। हमारी दूसरी टोली भी निकल चुकी है और 2 घंटे में वो पहली टोली से मिल जाएगी। एल्डर ल्यू ने बड़ी संजीदगी से कमान संभालते हुए बोला, 37 चेलों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। दुश्मन अब शहर से कुछ ही दूरी पर है। एल्डर ये को खबर पहुंचाओ कि अब सी कामिंग बेल यानी समुंदर शांत करने वाली घंटी का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। हम इन छोटे मोटे दानवों का गुड़ गोबर कर देंगे, वरना ये कीड़े मकोड़े हमें बाद में बहुत परेशान करेंगे। एक सफ़ेद बालों वाले एल्डर ने तुरंत एक कागज़ की पर्ची हवा में छोड़ी और उसे संदेश के रूप में बाहर भेज दिया। फिर एल्डर ल्यू ने अपनी अगली चाल चलते हुए बोला, जूनियर मार्शल ब्रदर डिंग, तुम जाकर सुरक्षा का घेरा यानी फॉर्मेशन पूरी तरह चालू कर दो। मुझे डर है कि उस घंटी की गूंज सुनकर बड़े दानव बौखला जाएंगे और पागलों की तरह हमला करेंगे। एल्डर डिंग ने सिर झुकाकर हामी भरते हुए बोला, अभी गया और अभी आया, और वो तुरंत वहां से उड़ गया। एल्डर ल्यू ने कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए बोला, बाहर मौजूद चेलों को भी आगाह कर दो। उस जादुई घंटी का असर सिर्फ आधे घंटे तक रहेगा और उसके बाद हम उसे 100 साल तक दोबारा नहीं छू पाएंगे। जैसे ही घंटी का असर खत्म हो, सभी चेले तुरंत शहर के अंदर आ जाएं और गुप्त रास्तों को सील कर दें ताकि दुश्मन अंदर कदम न रख सके। सैकड़ों किलोमीटर दूर एक छोटी सी बर्फीली पहाड़ी पर बड़े बड़े दानवों का जमावड़ा लगा था। ये लोग नॉर्थ नाइट पैलेस के सुरक्षा घेरे के बिल्कुल मुहाने पर खड़े थे। इन सभी के चेहरे पर मौत जैसी खामोशी और गंभीरता छाई हुई थी। ये दानव 2 गुटों में बटे थे। एक गुट में करीब 12 दानव थे जो एक लंबे बूढ़े और एक छोटे से बच्चे को घेरे खड़े थे। दूसरा गुट करीब 20 दानवों का था जो एक चांदी जैसे कपड़े पहने सुंदर औरत की हिफाजत कर रहे थे। अजीब बात ये थी कि ये सब दिखने में बिल्कुल इंसानों जैसे लग रहे थे और एक दूसरे को नीची नज़र से देख रहे थे। एक गुट के दानवों ने खाल से बने कपड़े पहने थे और उनके सीने नंगे थे। उनके पास अजीबोगरीब हथियार थे। भले ही ये दिखने में शांत थे, लेकिन इनके अंदर से निकल रही खतरनाक नीयत किसी का भी कलेजा मुंह को ले आए। यहाँ खड़ा हर कोई रैंक 8 या उससे ऊपर का दिग्गज था। वो बूढ़ा, बच्चा और वो चांदी के कपड़ों वाली औरत तो रैंक 10 के धुरंधर थे। अगर ये किसी आम सेक्ट पर चढ़ाई कर दें तो एक पल में उसका नामो निशान मिटा दें। काले कपड़े पहने उस बूढ़े ने अपनी चमकती आंखों से देखते हुए ठहाका लगाया। एल्डर किंग ने मज़े लेते हुए मुस्कुराकर बोला, फेरी फेंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये पैलेस वाले सच में अपनी हज़ारों साल की जमा की हुई बर्फीली शक्ति को ऐसे ही फूंक देंगे। अब देखते हैं कि ये आने वाले बड़े खतरों का सामना कैसे करेंगे। चांदी के कपड़ों वाली औरत यानी फेरी फेंग ने बड़े ठंडे लहजे में जवाब दिया, फेलो कल्टिवेटर किंग, तुम सब जानते हुए भी अनजान क्यों बन रहे हो? इन बेचारों को लग रहा है कि हम यहाँ ग्लेशियल क्विंटेसेंस यानी बर्फ का असली सार चुराने आए हैं, इसलिए वो अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। उन्हें क्या पता कि हमारा मकसद कुछ और ही है। तभी उस छोटे बच्चे ने अपनी फटी हुई भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उस बच्चे ने बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन फेरी फेंग, आपको यहाँ साक्षात देखकर कलेजा धक से रह गया। आप तो पिछले 2000 सालों से पाताल की गहराइयों में कुंडली मारकर बैठी थीं। फेरी फेंग ने उस बच्चे की तरफ देखा और बड़ी शान से जवाब दिया, अगर बात स्पिरिट रेल्म यानी रूहानी दुनिया में जाने की ना होती तो मैं अपनी जगह से हिलती तक नहीं। और सुना है तुमने भी तो अपना हमशक्ल यानी इनकारनेशन यहाँ भेजा है। उस छोटे बच्चे ने अपनी लाल आंखों को सिकोड़ा और हंसने लगा। उस बच्चे ने अपनी घिघियाती आवाज में मजे लेते हुए कहा, मुझे खुशी है कि आपने मेरी बात मान ली। लगता है आप भी फेरी आइस सोल के इन चेलों को जड़ से मिटा देना चाहती हैं। आखिर आप हमारी माइरियड मेनिन वैली यानी हजारों दानवों की घाटी की ताकत पर बहुत ज्यादा भरोसा कर रही हैं।